मैं खुद को एक ऐसी आदिम दुनिया में पाया जहां औरतों का राज चलता था और उन्हें मर्दों से बहुत ऊपर माना जाता था। पूरा समाज औरतों के हिसाब से चलता था। यहाँ औरतों की नज़र में मर्द बस निकम्मे लोग थे जो सिर्फ अपना पेट भर सकते थे। और मुझे सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता था, कबीले की मुखिया ने जनजाति से निकाल दिया। उसका कहना था कि मर्द सिर्फ जंगली बेर तोड़ने के काम आते हैं। हम समाज का सबसे बेकार हिस्सा हैं, किसी काम के नहीं। लेकिन जब मैंने बेलों का इस्तेमाल करके नदी की सबसे बड़ी मछलियां पकड़ लीं, तब उन सभी औरतों की नजरें बदल गईं, जबकि वो अभी भी थोड़े से बेरों के लिए लड़ रही थीं। मैं तो पहले ही मर्दों को भुनी हुई मछली खिलाना शुरू कर चुका था। और ये सब सिर्फ इसलिए मुमकिन था क्योंकि मेरे पास वो चीज थी जिसे ये औरतें कभी समझ नहीं सकती थीं। मेरे दिमाग में 5,000 साल की सभ्यता और ज्ञान भरा हुआ था। उसी समय उस गीली और अंधेरी गुफा में कबीले की मुखिया विनुया मुझे यान को घृणा भरी नजरों से देख रही थी। मेरे कबीले से निकल जाओ। वह गुफा के बीचों बीच एक बड़े पत्थर पर बैठी थी। उसके शरीर पर जानवरों की खाल लिपटी हुई थी और वह पूरे रौब और सत्ता के साथ मुझे ऊपर से नीचे तक घूर रही थी। मैंने अपनी मुट्ठियां कस ली। मेरे पीछे कबीले के करीब 10 आदमी खड़े थे। अब गुफा साफ तौर पर दो हिस्सों में बंट चुकी थी। एक तरफ विनुया और बाकी औरतें थीं। उनकी खाल से बनी स्कर्ट साफ तौर पर बेहतर और मजबूत थी। दूसरी तरफ हम मर्द थे, जिनकी कमर पर सिर्फ घास की रस्सी बंधी थी और शर्म ढकने के लिए बस एक पत्ता था। कुछ तो पूरी तरह नग्न थे। विनुया के चेहरे की बर्फ जैसी ठंडी नजर देखकर सारे आदमी कांप रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन रोने की हिम्मत तक नहीं थी। तभी विनुया ने बेहद ठंडी आवाज में कहा, हर शिकार के बाद तुम लोग खाली हाथ लौटते हो। निकम्मे मर्दों की टोली, तुम लोगों को बुनाई तक नहीं आती। तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकते। मैंने तुम्हें ट्रेनिंग करने से मना किया था, फिर भी तुम में से एक दो लोग हर वक्त ट्रेनिंग करते रहते हैं। तुम लोग कबीले का खाना बर्बाद करते हो। अगर तुम खाना भी नहीं ला सकते तो तुम्हारा कोई मतलब नहीं। उसकी आवाज इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ चुभ रही हो। उसके आसपास खड़ी औरतें हमें तिरस्कार भरी नजरों से देख रही थीं और धीरे धीरे हमारा मजाक उड़ा रही थीं। मेरी आंखें हल्की सी कांपी। मैं इस दुनिया में ट्रांसमाइग्रेट होकर आया था। मैं एक ऐसी आदिम दुनिया में पहुंच चुका था जहां कुछ भी नहीं था। इस दुनिया में ताकत सिर्फ औरतों के पास थी। कबीले की औरतें बच्चे पैदा कर सकती थीं। वो जानवरों की खाल तैयार करना जानती थीं, बच्चों को पालती थीं और उन्हें सबसे ऊंचा माना जाता था, जबकि मर्दों को बस थोड़ा ताकतवर बंदर समझा जाता था। लेकिन मेरी मुट्ठियां और कस गईं क्योंकि मैं एक ट्रांसमाइग्रेटर था। मैं किसी भी इंसान से बेहतर इस समाज की कमजोरियां जानता था। यहाँ कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। हथियार बेहद साधारण थे। लोग हर वक्त भूख से तड़पते रहते थे। हर खाने में पेड़ की छाल और जंगली बेर खाने पड़ते थे। पका हुआ मांस खाना तो बस सपना था। अगर इस दुनिया में कोई एक अच्छी चीज थी तो वो ये कि यहाँ की औरतें बेहद खूबसूरत थीं। उनकी त्वचा गोरी थी और चेहरे बहुत सुंदर थे। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक इलेक्ट्रॉनिक आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, पैट्रियार्कल क्लैन सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है। मैन क्वेस्ट जारी किया जा रहा है। एक शक्तिशाली पुरुष प्रधान जनजाति बनाइए। कंट्रीब्यूशन पॉइंट शॉप एक्टिवेट हो चुकी है। जब तक होस्ट कबीले के विकास के लिए फायदेमंद काम करता रहेगा, उसे अचीवमेंट और एक्सचेंज पॉइंट्स मिलते रहेंगे। इन पॉइंट्स से शॉप में कुछ भी खरीदा जा सकता है जिसकी कल्पना की जा सके। यही तुम्हारी जनजाति बनाने का सबसे बड़ा सहारा होगा। जैसे ही वो आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। आखिरकार मेरा सिस्टम जाग चुका था। लेकिन अब इस कबीले में रहना नामुमकिन था। इस दुनिया में औरतें कल्टीवेशन कर सकती थीं। कबीले की औरतें इतनी खूबसूरत इसलिए थीं क्योंकि कल्टीवेशन उनके शरीर को ताकत और खून से भर देती थी। यहां तक कि कबीले की मुखिया अकेले हम 10 मर्दों को आसानी से कुचल सकती थी। जहां तक मर्दों की बात थी, मौजूदा कल्टीवेशन टेक्निक पूरी तरह औरतों के शरीर के हिसाब से बनाई गई थी। अगर कोई मर्द इसे करने की कोशिश करता तो उसके शरीर के फटकर मरने की संभावना बहुत ज्यादा थी। ऊपर से इसका असर भी बेहद कम होता था। लेकिन अब जब मेरा सिस्टम जाग चुका था, तो समय आ गया था कि इन औरतों को दिखाऊं कि असली मर्द क्या होता है। तभी कबीले की औरतों के बीच से मेरी उम्र की एक लड़की आगे आई। उसका नाम येमो था। उम्र करीब 18 साल
और उसके बालों में पतली हड्डी लगी हुई थी। उसने घबराई हुई आवाज में कहा, चीफ, अभी बहुत भयानक गर्मी चल रही है। बाहर न जंगली बेर बचे हैं और न खाने लायक सब्जियां। कृपया यान को मत निकालिए। कम से कम गर्मी कम होने तक इंतजार कीजिए। उस लड़की का चेहरा सुंदर और मासूम था, लेकिन उसकी चमकती आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी विमुया ने ठंडी आवाज में कहा, मर्दों को सजा मिलनी ही चाहिए। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। यूं आई, पीछे हट जाओ। उसकी नजर इतनी ठंडी थी जैसे बर्फ के टुकड़े चुभ रहे हों। यूं आई को देखकर मेरा दिल थोड़ा पिघल गया। वह मेरी बचपन की साथी थी, बाकी औरतों से अलग। जहां बाकी औरतें मुझे जानवर समझती थीं, वहीं वो सच में मुझे अपने बड़े भाई की तरह सम्मान देती थी। तभी मैंने गहरी आवाज में कहा, बस बहुत हुआ मुया। तुम चाहती हो कि मैं चला जाऊं, है ना? फिर विमुजी जैसी लड़की को क्यों डांट रही हो? मैं खुद इन मर्दों को लेकर चला जाऊंगा। और सुन लो विमुया, मैं इन मर्दों को लेकर एक नई जनजाति बनाऊंगा। वहां हमारी जिंदगी तुम लोगों से 1000 गुना नहीं, 10,000 गुना बेहतर होगी। और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम खुद रोते हुए मेरे पास आओगी। मेरी आंखों में तेज चमक थी और मेरी आवाज पूरी गुफा में गूंज रही थी। मेरी बात सुनते ही वो मुया अचानक जोर से हंस पड़ी। उसका पूरा शरीर हंसी से कांप रहा था। उसकी पतली और खूबसूरत काया हिल रही थी। उस पल उसकी हंसी इतनी ठंडी थी जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तभी कबीले की कुछ औरतें गुस्से में चिल्लाईं, यान गंदे बंदर, तेरी हिम्मत कैसे हुई चीफ से ऐसे बात करने की? जबकि बाकी औरतें जोर जोर से हंसने लगीं। न बुनाई आती है, न घर बनाना आता है, न बच्चों की देखभाल करनी आती है। एक बेकार बंदर होकर भी बिना शर्म के बड़ी बड़ी बातें कर रहा है कि वो ऐसा कबीला बनाएगा जो हमारे कबीले से 1000 गुना बेहतर होगा। भला यान की बात पर कौन यकीन करेगा? कुछ औरतें जोर जोर से हंसते हुए बोलीं, चुप हो जा और घुटनों पर बैठकर चीफ से माफी मांग। चाहे जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करनी पड़े, लेकिन कबीले में रहना जरूरी है। अभी कबीला छोड़ना मतलब सीधा मौत को बुलाना है। उनके ताने पूरी गुफा में गूंज रहे थे। मेरे पीछे खड़े कबीले के मर्दों के शरीर कालिक, धूल और मिट्टी से ढके हुए थे। वो इतने दुबले पतले थे कि उनकी पसलियां साफ बाहर निकली हुई दिख रही थीं। उनके चेहरे पर डर और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। वो धीरे धीरे मेरा हाथ खींचते हुए मुझे शांत करने की कोशिश करने लगे। जाहिर था उन्हें मेरी बातों पर जरा भी भरोसा नहीं था। उनकी नजरों में मैं बस एक ऐसा मर्द था जिसे औरतें जब चाहे मार सकती थीं, गालियां दे सकती थीं और किसी बेकार जानवर की तरह फेंक सकती थीं। इस दुनिया में मर्दों की हैसियत जानवरों से भी बदतर थी। मैंने ठंडी सांस छोड़ी और उन सब की तरफ देखकर कहा, हूं, ये औरतें कुछ नहीं समझती। अब से तुम सब मेरी बात मानोगे। मैं यान तुम सबको ऐसी जिंदगी दूंगा जहां किसी चीज की कमी नहीं होगी। कौन मेरे साथ चलेगा? मैंने हाथ उठाकर सामने खड़े उन दुबले डरे हुए मर्दों को देखा। वो सब ऐसे खड़े थे जैसे डर से उनकी आत्मा तक कांप रही हो। लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी तरफ उम्मीद से नहीं देखा। सबको लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूं। कुछ लोग तो तुरंत घुटनों पर गिर गए और विनुया के सामने सिर झुकाकर गिड़गिड़ाने लगे। वो बिना शर्म के जानवरों जैसा जीवन जीने को तैयार थे, बस किसी तरह कबीले में रहना चाहते थे। उनके लिए गुलामी में जीना भी बाहर मरने से बेहतर था। लेकिन 3 आदमी ऐसे थे जो अब और अपमान सहकर जीना नहीं चाहते थे। उनमें 2 थोड़े उम्र दराज आदमी थे और एक मेरी उम्र का जवान। वो धीरे धीरे गुफा से बाहर निकले और आकर मेरे पास खड़े हो गए। उनमें से एक ने दांत भींचते हुए कहा, अगर बाहर भूख और ठंड से मरना भी पड़ा तब भी मैं अब गुलाम बनकर नहीं जीऊंगा। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। उन्हें मेरी बातों पर पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन विनुया की क्रूरता ने उनके दिल में गुस्सा भर दिया था। बाकी लोग जो अभी भी घुटनों पर बैठे थे, हमें दया और बेबसी से देख रहे थे। उनकी आंखों में साफ लिखा था कि वो हमें मरा हुआ मान चुके हैं। उनके हिसाब से इस समय कबीला छोड़ना मतलब खुदकुशी करना था। मैंने और रुकना सही नहीं समझा और उन तीनों के साथ गुफा छोड़ दी। गुफा से बाहर निकले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था कि पीछे से तेज कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो यूं आई भागती हुई आ रही थी। उसने कुछ नहीं कहा। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। वो सीधे मेरे पास आई, मेरा हाथ पकड़ा और उसमें कुछ जंगली बेर रख दिए। मैंने हाथ खोलकर देखा तो उसमें सिर्फ 2-3 हरे और अदब के बेर थे।
उन्हें देखकर मैंने गहरी सांस ली। इस दुनिया में खाना इतना कम था कि बांटने के बाद किसी के पास कुछ बचता ही नहीं था। ये बेर उसने जरूर खुद भूखा रहकर छुपाकर बचाए होंगे। मैं इतना भावुक हो गया कि कुछ पल तक बोल ही नहीं पाया। युआई ने आंसू रोकते हुए कहा, यान, अभी किसी तरह टिके रहना, मैं तुम्हारे लिए और बेर लाकर दूंगी। उसने मेरी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा। मैंने उसके सिर पर हाथ फेरा और मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत करो, मैं जरूर वापस आऊंगा, ये मेरा वादा है। युआई का चेहरा इतना दुखी था कि वो कभी भी फूट फूट कर रो सकती थी। उसने सुबकते हुए कहा, बड़े भाई यान, आप जरूर कर लोगे, मुझे आप पर भरोसा है। मैं चलती हूँ, अलविदा। उसने जल्दी से आंसू पोंछे, रोना दबाया और वापस भाग गई। मैं उसे दूर जाते हुए देखता रहा। फिर मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। युआई को मुझ पर इतना भरोसा था, मैं उसे कभी निराश नहीं कर सकता था। फिर मैंने दूर मैदानों की तरफ देखा और जो नज़ारा सामने था उसे देखकर मैं कुछ पल के लिए पूरी तरह हैरान रह गया। मैं तो सोच रहा था कि कबीले से निकाला जाना मतलब मौत है, लेकिन बाहर की दुनिया तो खजाने से भरी पड़ी थी। आसमान साफ था, बारिश तक नहीं हो रही थी। चारों तरफ की जमीन किसी सोने की खान जैसी लग रही थी। दूर दूर तक मोटी ताजी हिरणों के झुंड खुले मैदानों में दौड़ रहे थे। पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर बड़े बड़े फल लटक रहे थे। एक विशाल मधुमक्खी का छत्ता शहद से भरा हुआ था। ये सारी चीजें ऐसी थीं जिन्हें औरतों वाला कबीला हासिल नहीं कर सकता था, लेकिन मेरे लिए ये सब पाना मुश्किल नहीं था। तभी पीछे से एक आदमी परेशान होकर बोला, अगर हम यहां ऐसे ही खड़े रहे तो सच में मर जाएंगे। क्या हमें किसी दूसरे कबीले में नहीं जाना चाहिए? दूसरा आदमी गुस्से और कड़वाहट से बोला, सारे कबीले एक जैसे हैं। हर जगह हमें बंदर समझा जाता है। औरतों के बराबर इंसान भी नहीं मानते। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मैं वापस जाकर विनुया का गुलाम नहीं बनूंगा। हम आदमी हैं, गुलाम नहीं। उन तीनों की आंखों में डर, गुस्सा और निराशा सब साफ दिखाई दे रहा था। लेकिन उसी समय मैं काम में जुट चुका था। कभी मैं पेड़ों पर चढ़कर लंबी और मजबूत बेलें तोड़ रहा था, कभी कीचड़ में घुसकर चीजें खोद रहा था। मेरा पूरा शरीर मिट्टी और गंदगी से भर चुका था, लेकिन मैं रुका नहीं। थोड़ी देर बाद मैं नदी के किनारे बैठ गया और बेलों को आपस में बुनने लगा। मैं एक फिशिंग नेट बना रहा था। नदी ज्यादा गहरी नहीं थी, पानी बस कमर तक आता था। उसके अंदर बड़ी बड़ी मछलियां आराम से तैर रही थीं। इस दुनिया की टेक्नोलॉजी बेहद पिछड़ी हुई थी। यहाँ के लोग मछली पकड़ना जानते ही नहीं थे, इसलिए नदी की मछलियों का कोई दुश्मन नहीं था। वो बहुत बड़ी हो चुकी थीं और उनका मांस बेहद स्वादिष्ट था। अगर कोई एक भी बड़ी मछली पकड़ ले तो आसपास के सारे कबीले लालच से पागल हो जाएं। इतनी कीमती कि उसके बदले 3 आदमी तक बदले जा सकते थे। इसलिए मैं जल्दी जल्दी फिशिंग नेट बना रहा था ताकि कुछ बड़ी मछलियां पकड़कर हम इस मुसीबत से निकल सकें। तभी एक आदमी मेरे पास आया। वो वीमुआ था, कबीले के सबसे ताकतवर जवानों में से एक। उसका शरीर भी दुबला और सांवला था, लेकिन उसकी आंखों में बाकी लोगों से ज्यादा हिम्मत थी। उसने हैरानी से पूछा, यन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? क्या तुमने तय कर लिया कि हम किस कबीले में जाएंगे? मैंने सिर झुकाए झुकाए जवाब दिया, वेमुआ, इधर आकर मदद करो। मैं इस नदी की मछलियां पकड़ने वाला हूं। मैं लगातार बेलों को बुनता जा रहा था ताकि जाल की गांठें सही रहें और मछलियां उसमें फंस जाएं। वेमुआ मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं सच में पागल हो गया हूं। उसने माथा पकड़कर कहा, यन, तुम सच में पागल हो गए हो। काफी देर से हम सब तुम्हें देख रहे हैं। तुम यहाँ अजीब अजीब चीजें बना रहे हो और अब कह रहे हो कि मछली पकड़ोगे। मछलियां पानी में रहती हैं, बहुत तेज होती हैं और इतनी फिसलन भरी कि पकड़ना नामुमकिन है। मैंने खुद एक पूरी दोपहर एक मछली के पीछे भागकर बिताई थी और मुश्किल से उसे छू पाया था। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि हमारे कबीले में ही नहीं, आसपास की किसी जनजाति में भी कोई इंसान मछली पकड़ नहीं सकता। मैं नदी किनारे बैठा बैठा उसकी लगातार बक बक सुन रहा था। जाल बुनना वैसे ही बहुत मुश्किल काम था और ऊपर से उसकी बातें खत्म ही नहीं हो रही थीं। आखिर मैंने सिर उठाकर उसे देखा और कहा, वेमुआ, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। हमारी दोस्ती के हिसाब से बताओ, क्या मैंने तुमसे कभी झूठ बोला है? तो या तो मेरी मदद करो, नहीं तो कहीं और जाकर बैठो। मैंने माथे का पसीना पोंछते हुए कहा। विमुया के चेहरे पर गहरी उलझन दिखाई दे रही थी। उसने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हें सच में लगता है कि हम मछली पकड़ सकते हैं? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया, हाँ,
वेमुया ने तुरंत सिर हिलाया। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता। मछली कोई मामूली चीज नहीं है। वो तो इतना दुर्लभ खाना है कि शायद हमारी चीफ ने भी कभी उसका स्वाद नहीं चखा होगा। लेकिन जब उसने मेरे चेहरे की गंभीरता देखी तो वो चुप हो गया। हम दोनों हमेशा से अच्छे दोस्त थे और सच ये था कि मैंने उससे कभी झूठ नहीं बोला था। जब भी हम शिकार पर जाते, अगर मैं कहता कि किसी जगह बेर या जंगली सब्जियां मिलेंगी, तो वहां सच में मिलती थीं। विमुया जितना सोचता उतना ही उलझ जाता। आखिर उसने गहरी सांस ली, हिम्मत जुटाई और मेरे पास आकर बैठ गया। मछली मिले या ना मिले फर्क नहीं पड़ता, हम दोस्त हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। वैसे भी कोशिश करने में क्या जाता है। उसकी आवाज में अभी भी भरोसे से ज्यादा बेबसी थी। मैंने कुछ नहीं कहा, बस बेल का एक सिरा उसकी तरफ बढ़ा दिया ताकि वो उसे पकड़कर खींचे, जबकि मैं दूसरी तरफ तेजी से बुनाई करने लगा। आसमान धीरे धीरे पीला हो रहा था। सूरज डूबने वाला था, इसलिए समय बहुत कम था। विमुया की मदद से काम पहले से दोगुनी तेजी से होने लगा। थोड़ी दूर खड़े बाकी मर्द हमें देखकर आहें भर रहे थे। ये यन सच में पागल हो गया है। आखिर ये वहां क्या अजीब चीज बना रहा है। बेलों को इस तरह बुनने से क्या फायदा होगा। ऊपर से बीच बीच में इतने सारे छेद भी हैं। ये तो पूरी तरह समय की बर्बादी है। उनके हिसाब से मैं अपने कबीले से निकाले जाने का सदमा सह नहीं पाया था और पागल हो चुका था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इसके उलट मेरा दिमाग पहले से ज्यादा साफ और शांत होता जा रहा था। जब सूरज पेड़ों के पीछे छिपने लगा, तब आखिरकार फिशिंग नेट तैयार हो गया। मैंने संतोष भरी आवाज में लंबी सांस छोड़ी। हमारे सामने 2 आदमियों जितना ऊंचा और 2 आदमियों जितना चौड़ा जाल फैला हुआ था। उसके चारों कोनों में भारी पत्थर बांधे गए थे। बीच से एक लंबी बेल निकाली गई थी ताकि जाल को कसकर बंद किया जा सके। जब इसे नदी में फेंका जाएगा तो पत्थर इसे नीचे तक खींच लेंगे और फिर बीच वाली बेल खींचते ही पूरा जाल ऊपर आ जाएगा। मैंने जाल को हाथ से खींचकर देखा। वो बेहद मजबूत था, आराम से कई बार इस्तेमाल हो सकता था। विमुया अभी भी उलझन में था। उसने सिर खुजलाते हुए कहा, तो ये है वो चीज जिसे बनाने में हमने इतना वक्त लगाया। मुझे लगा था तुम सोने के लिए कोई चटाई बना रहे हो। वो उस फिशिंग नेट को ऐसे देख रहा था जैसे उसे उसकी जरा भी समझ ना हो। मैंने मुस्कुराकर कहा, इतनी जल्दी मत करो, पहले देख तो लो। मैंने जाल को मोड़ा, बाहों में उठाया और नदी किनारे पहुंचा। फिर पूरे जोर से उसे नदी में फेंक दिया। पत्थरों के वजन से जाल हवा में फैल गया और फिर बुलबुले बनाता हुआ नदी के तल तक डूब गया। मैं नदी किनारे खड़ा होकर बीच वाली बेल पकड़े रहा। तभी विमुया गुस्से से चिल्लाया, तुम कर क्या रहे हो। इतनी मेहनत से बनाई हुई घास की चटाई नदी में क्यों फेंक दी। उसने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ हूं। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था और गर्दन की नसें फूल गई थीं। उसने उंगली दिखाकर कहा, यन, तुम सच में पागल हो। मुझे कभी तुम्हारी मदद नहीं करनी चाहिए थी। इतनी मेहनत से बनाया और सीधे पानी में फेंक दिया। कम से कम इस पर सो तो सकते थे। वो अभी भी फिशिंग नेट को पानी में डूबते और बुलबुले उठते देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख और गुस्सा दोनों थे। मैंने चिढ़कर कहा, रोना बंद करो और इधर आकर मदद करो। मैं लगातार बेल खींच रहा था। फिशिंग नेट नदी के तल तक पहुंच चुका था और वजन से मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ फंसा है। वेमुया गुस्से में बड़बड़ाया, यान, मैं तुमसे नफरत करता हूं। लेकिन फिर भी वो मेरे पास आकर बेल खींचने लगा। उसने मदद का वादा किया था, इसलिए अब पीछे नहीं हट सकता था। वो मुझे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे मौका मिलते ही नदी में धक्का दे देगा। हम दोनों पूरी ताकत से बेल खींचते रहे और आखिरकार फिशिंग नेट पानी से बाहर निकल आया। मैं तुरंत आगे बढ़ा और उसे ध्यान से देखने लगा। जैसा मैंने सोचा था, भारी पत्थरों ने जाल को नीचे जाकर अच्छी तरह बंद कर दिया था। सारी मछलियां अंदर फंसी हुई थीं। मैं जाल के सामने बैठ गया और गहरी सांस ली। यही असली पल था। जैसे ही मैंने जाल खोला, एक बड़ी मोटी मछली सीधे मेरे चेहरे पर आ गिरी और उसकी पूंछ ने मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। मैं संभल नहीं पाया और धड़ाम से पीछे कीचड़ में गिर पड़ा। मैंने चेहरे से चिपचिपा पानी पोंछा और आंखें खोली। मेरे सामने 4 बड़ी और 8 छोटी मछलियां तड़प रही थीं। सबसे बड़ी मछलियां मेरे पूरे हाथ जितनी लंबी थीं और मोटी ताजी थीं। यहां तक कि छोटी मछलियां भी मेरी हथेली जितनी बड़ी थीं। उनके सफेद पेट और काली पीठ चमक रही थी। यही वो समय था जब उनका स्वाद सबसे बेहतरीन होता है।
मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। काम बन चुका था। तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंजी। बधाई हो होस्ट, आपने पहली बार कबीले के लिए योगदान दिया है। अचीवमेंट अनलॉक, मास्टर फिशरमैन। आपको 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। हर फिशिंग एक्शन पर 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिलेंगे। सिस्टम की आवाज सुनकर मैं मुस्कुराया और उठकर अपने कपड़ों से कीचड़ झाड़ने लगा। इसे कहते हैं शानदार शुरुआत। तभी पीछे से विमुया की कांपती आवाज आई। यान, ये क्या है? वो फिशिंग नेट में तड़पती बड़ी बड़ी मछलियों को देखकर पूरी तरह हैरान था। मैंने शांत आवाज में कहा, मछलियां। विमुया ने अविश्वास से कहा, लेकिन मछलियां तो पानी में रहती हैं, ये किनारे पर कैसे आ गई? वो सिर खुजलाते हुए पूरी तरह उलझ चुका था। उसका दिमाग जैसे काम करना बंद कर चुका था। मैंने सहजता से जवाब दिया, क्योंकि मैंने इन्हें पानी से बाहर निकाला है। उसने तुरंत पूछा, लेकिन कैसे? उस घास वाली चटाई से? मैंने फिशिंग नेट की तरफ इशारा किया। इसे फिशिंग नेट कहते हैं। इससे मछलियां पकड़ी जाती हैं। विमुया पूरी तरह चुप हो गया। उसके छोटे से दिमाग ने शायद कभी ऐसी चीज की कल्पना भी नहीं की थी। उसकी समझ ने मुझे हंसा दिया। मैंने जाल से एक बड़ी मछली उठाई और उसकी तरफ फेंक दी, ताकि वो खुद महसूस कर सके कि मछली कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत है। विमुया ने जल्दी से मछली पकड़ ली, लेकिन वो पूरी तरह घबरा गया। मछली उसके हाथों में जोर जोर से फड़फड़ाने लगी। उसका चिपचिपा शरीर उसकी त्वचा से रगड़ खा रहा था। वही एहसास जिसके पीछे वो पूरी दोपहर भागता रहा था, अब उसकी बाहों में जिंदा तड़प रहा था। आ, शिकार के लिए आ! विमुया अचानक पागलों की तरह चिल्लाने लगा। यन सच में पागल नहीं था। उसने सच में मछली पकड़ ली। ये सच में मछली है। यान, तो तुम झूठ नहीं बोल रहे थे। तुम तो सच में जीनियस हो। खुशी से पागल हुआ विमुया इधर उधर भागने लगा। वो जोर जोर से चिल्ला रहा था, मैं जीनियस हूं, मैं जीनियस हूं। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि 100 मीटर दूर बैठे बाकी मर्दों तक भी पहुंच गई। दूर बैठे दो आदमी एक दूसरे को अजीब नजरों से देखने लगे। उनमें से एक ने माथा पकड़कर कहा, लगता है एक और पागल हो गया। वेमुया तो समझदार लगता था, फिर यान के साथ रहकर यह भी ऐसा कैसे हो गया? कहीं यान की पागलपन वाली बीमारी फैलती तो नहीं? दोनों पूरी तरह उलझन में थे। तभी उनमें से एक ने आंखें सिकोड़कर नदी की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, रुको, ऐसा लग रहा है कि विमुया और यान को नदी किनारे कुछ मिला है। क्या वो मछली है? ये सुनते ही दूसरे आदमी ने जोर से लार निकली। आम दिनों में भी उन्हें औरतों से कम खाना मिलता था। ऊपर से पूरा दिन बेर और जंगली सब्जियां ढूंढने में मेहनत करनी पड़ती थी। लेकिन आज उन्हें कबीले से निकाल दिया गया था और आधे दिन से उन्होंने कुछ नहीं खाया था। मछली शब्द सुनते ही उनके मुंह में पानी भर गया। लेकिन फिर भी उनमें से एक ने सिर हिलाकर कहा, मजाक मत करो, मछली बहुत दुर्लभ चीज है। शायद हमारी जनजातियों की चीफ भी उसे रोज नहीं खाती होंगी। और हम मर्द, हमने तो कभी मछली देखी तक नहीं। जितने लोगों को मैं जानता हूं, किसी को मछली पकड़ना नहीं आता। और तुम सोचते हो कि यान ऐसा कर सकता है? उसकी आवाज में साफ अविश्वास था। फिर उसने लंबी सांस लेकर कहा, और मान लो कि उन्होंने सच में खाना ढूंढ लिया हो, तब भी हमने उनकी कोई मदद नहीं की। अगर वो हमें खाना दे भी दें तो उसे लेना सही नहीं होगा। दूसरा आदमी भी उदास होकर बोला, हाँ, अगर वो खुद हमें दें तो अलग बात है, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। फिर हम उनका खाना कैसे ले सकते हैं? दोनों बातें करते हुए रात बिताने के लिए सूखी टहनियां और लकड़ियां इकट्ठा कर रहे थे। तभी दूर अंधेरे में एक परछाई दिखाई दी। वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके हाथ में कुछ लटक रहा था। जैसे जैसे वो पास आया, दोनों की आंखें फैल गईं। वो विमुया था। उसके हाथ में बेल से बंधी दो लंबी चीजें लटक रही थीं, जो अभी भी फड़फड़ा रही थीं। दोनों आदमी तुरंत जम गए। ये तो सच में मछली लग रही है। उनमें से एक की आवाज कांप गई। दूसरे ने जोर से लार निकली, क्या यान सच में मछली पकड़ने में कामयाब हो गया? विमुया उनके सामने आकर रुक गया और गर्व से बोला, हमने कई मछलियां पकड़ी हैं। यान ने कहा है कि मैं तुम दोनों के लिए एक एक लेकर आऊं, लेकिन यह मछली मुफ्त नहीं है। अगर तुम इसे खाना चाहते हो तो तुम्हें यान को अपना चीफ मानना होगा और उसके नए कबीले में शामिल होना होगा। फिर उसने गर्व से कहा, यान ने कहा है कि वो विनुया के कबीले से कहीं ज्यादा ताकतवर जनजाति बनाएगा। शाम का अंधेरा फैल चुका था।
विमुया के सामने खड़े दोनों आदमी थे विनुली और विनुला। जैसे ही उन्होंने बेल में फंसी बड़ी बड़ी मछलियों को देखा जो अभी भी जोर जोर से तड़प रही थीं, दोनों पूरी तरह सुन्न रह गए। उनकी गर्दनें खिंच गईं, पेट जोर जोर से गुर्राने लगे और मुंह से लार टपकने लगी। विनुली कांपती आवाज में बोला, ये ये सच में नदी की मछली है, लेकिन ये कैसे मुमकिन है? उसकी आंखें इतनी फैल गई थीं जैसे उसने कोई चमत्कार देख लिया हो। विमुया ने दोनों हाथ कमर पर रखे और गर्व से हंसते हुए कहा, हाँ, यान ने ही इन्हें पकड़ा है। अब बताओ, चाहिए या नहीं? ये ऐसी चीज है जिसे शायद हमारी चीफ भी कभी नहीं खा पाई। एक छोटी मछली के बदले 3 आदमी तक बदले जा सकते हैं। और ये जो बड़ी वाली है, देख रहे हो, ये तो मेरे पूरे हाथ जितनी लंबी है। लेकिन एक शर्त है, अगर मछली चाहिए तो तुम्हें मेरे बड़े भाई यान को अपना चीफ मानना होगा। इतना कहते हुए विमुया ने जानबूझकर दोनों मछलियां उनके नाक के सामने लहरा दी। दोनों की आंखें तुरंत लालच से चमक उठीं, लेकिन विनुला ने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला। उसने पेट की भूख को दबाते हुए कहा, विमुया, हम ये मछली ऐसे नहीं खा सकते। मुझे यकीन नहीं कि यान ने इसे खुद पकड़ा है। पहले साबित करो कि यह मछली खतरनाक नहीं है। अगर ये नदी में सड़ी हुई मिली हो, अगर इसमें कीड़े या बीमारी हो, अगर हमने इसे खा लिया तो हम मर जाएंगे। ये सुनते ही दूसरा आदमी जो अभी तक मछली को घूर रहा था अचानक होश में आ गया। सच में मछली पकड़ना उन्होंने कभी सुना तक नहीं था। इतने साल जंगल में जीने के बाद उनका इंस्टिंक्ट कह रहा था कि अजीब चीजें खाने से मौत भी हो सकती है। विमुया ने सिर खुजलाया और बेबस होकर कहा, अगर नहीं खाना तो ठीक है, मैं जाकर यान से पूछता हूं। उसे सच में लग रहा था कि ये दोनों बेवजह मुश्किल पैदा कर रहे हैं। इतने बड़े और मोटे मछलियां देखकर भी नखरे कर रहे थे। उसके हिसाब से चाहे मछली थोड़ी खराब भी होती, लोग फिर भी उसके लिए लड़ पड़ते। लेकिन वो कुछ नहीं बोला और दोनों को साथ लेकर नदी किनारे वापस आ गया। उसी समय मैं फिशिंग नेट दोबारा नदी में फेंक चुका था और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच रहा था। जाल इतना भारी हो चुका था कि उसे बाहर निकालना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही मैंने उसे किनारे पर घसीटा और खोला, अंदर फिर से शानदार पकड़ थी। 3 बड़ी और 6 छोटी मछलियां तड़प रही थीं। सबसे बड़ी मछलियां फिर से मेरे पूरे हाथ जितनी लंबी और कटोरे जितनी मोटी थीं। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने फिर से सफल शिकार किया है। आपको 5 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। विनूली और विनूला थोड़ी दूर खड़े ये सब शुरू से अंत तक देख रहे थे। उन्होंने अपनी आंखों से मुझे नदी से मछलियां निकालते देखा। उनकी दुनिया जैसे उसी पल टूट गई। अभी कुछ देर पहले तक वो सोच रहे थे कि मैं पागल हूं, लेकिन अब उनकी आंखों के सामने सच खड़ा था। विनुला का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने अभी अभी मछलियों को खराब बताया था और अब मैं उसके सामने एक के बाद एक मछलियां निकाल रहा था। उस पल दोनों सिर्फ एक ही चीज करना चाहते थे, मेरे सामने घुटनों पर गिरकर मुझे अपना चीफ मान लेना। अगर हो सकता तो वो समय पीछे घुमाकर खुद को थप्पड़ मारते कि मछली देखकर तुरंत क्यों नहीं टूट पड़े। हमें तो पहले ही कबीले से निकाल दिया गया है, फिर इतनी सोच विचार किस बात की? मैंने बिल्कुल सामान्य आवाज में कहा। फिर मैंने विमुया की तरफ देखा। मैंने उसे पहले ही कहा था कि मछलियां देकर उन दोनों को अपने साथ मिला लें, लेकिन अब वो दोनों मछली लिए बिना ही अजीब चेहरे बनाए खड़े थे। मैंने भौहें सिकोड़कर पूछा, तुम लोग अभी तक इतने धीमे क्यों हो? आखिर मामला क्या है? विमुया ने सिर खुजलाते हुए कहा, उन्होंने मछली लेने से मना कर दिया। उन्हें लगता है कि तुम्हारी मछलियों में कुछ गड़बड़ है। वो सोचते हैं कि ये जहरीली हैं या इनमें कीड़े वगैरह होंगे। ये सुनकर मैं हैरानी से चिल्ला पड़ा, क्या? मछलियां तो नदी से निकली हैं ना, फिर इनमें अच्छा बुरा क्या होगा? ये लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं? और ये मछलियां तो मैंने अभी अभी यहीं पकड़ी हैं। देखो कितनी ताज़ा है। आखिर तुम लोगों की दिक्कत क्या है? कहीं तुम्हें लग तो नहीं रहा कि मैं जो मछली दे रहा हूं वो बहुत छोटी है? ठीक है, मत लो, जाओ फिर जंगल में बेर तोड़ो। मैंने भौं उठाकर विनुली और विनुला की तरफ देखा। दोनों ने तुरंत चेहरे पर चापलूसी भरी मुस्कान ला दी। नहीं नहीं चीफ यान, अब से आप ही हमारे चीफ हैं। आप जो कहेंगे हम वही करेंगे। हमसे गलती हो गई जो हमने सोचा कि आप पागल हो गए हैं। हमें माफ कर दीजिए। अब से आप चाहे जो करें, हम आपका पूरा साथ देंगे, है ना विनुली? विनुला जल्दी जल्दी बोला। विनुली भी तुरंत सिर हिलाने लगा। हाँ हाँ, चीफ जो कहेंगे वही करेंगे। अगर चीफ हमें पूर्व जाने को कहेंगे तो हम कभी पश्चिम नहीं जाएंगे।
दोनों के चेहरे खुशी से चमक रहे थे। उनकी सारी सावधानी और डर गायब हो चुका था। आखिर मैं वो इंसान था जो मछली पकड़ सकता था, ऐसी चीज जो आसपास की किसी भी जनजाति ने शायद कभी नहीं देखी थी, यहां तक कि उनकी चीफ ने भी नहीं। एक छोटी मछली 3 आदमियों के बराबर कीमती थी। ऐसे में इज्जत और सम्मान की किसे पड़ी थी? सबसे जरूरी था जल्दी से मेरी चापलूसी करना। एक तरफ खड़ा विमुया ये सब देखकर मन ही मन सोच रहा था, तो मछली से सच में इंसानों से कुछ भी करवाया जा सकता है। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, और अभी कुछ देर पहले तक तुम लोग मुझ पर शक कर रहे थे। बड़े वाले मछली भूल जाओ, ये 2 छोटी वाली ले लो। मैंने थोड़ी ऊपर उठाई और 2 छोटी मछलियां उनकी तरफ फेंक दी। यही उनका आज रात का खाना था। दोनों ने लालच से मेरी बड़ी मछलियों की तरफ देखा, जो मेरे पूरे हाथ जितनी लंबी थी। फिर अपने हाथ में पड़ी छोटी मछलियों को देखा, जो बस हथेली जितनी थी। दोनों ने मन ही मन दुखी होकर आह भरी, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। आखिर पहले वो भूख से मर रहे थे, अब छोटी मछली ही सही, कम से कम मछली तो खाने को मिल रही थी, और उन्होंने तो एक उंगली तक नहीं हिलाई थी। उन्हें तो इसके लिए उम्र भर मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए था। थोड़ी देर बाद हम चारों नदी किनारे एक बड़े पत्थर के पास बैठे थे। रात पूरी तरह उतर चुकी थी। नदी की लहरें हल्के हल्के चमक रही थीं। पानी के बहने की आवाज और नमकीन हवा पूरे माहौल को भर रही थी। मैं अपने हाथ में अभी अभी पकड़ी हुई बड़ी मछली पकड़े बैठा था और एक बड़ी परेशानी में था। क्या इसे सच में कच्चा खाना पड़ेगा? मेरे दिमाग में बस यही चल रहा था। आखिर मछली और मांस जैसी चीजें आग पर भूनकर ही सबसे अच्छी लगती हैं। तभी अचानक विमुया खुद को रोक नहीं पाया। उसने एक बड़ी मछली उठाई और उसे कच्चा खाने के लिए मुंह की तरफ ले गया। विनुली और विनुला भी वही करने वाले थे। मैंने तुरंत उन्हें रोक दिया। रुको, इसे कच्चा क्यों खा रहे हो? पहले आग पर भूनेंगे। मेरी बात सुनते ही तीनों ऐसे जम गए जैसे उन पर बिजली गिर गई हो। उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई देने लगा। विनुला कांपती आवाज में बोला, चीफ यान, हमने कहा था कि हम आपकी हर बात मानेंगे, लेकिन आप अभी डिवाइन फायर की बात कर रहे हैं। ये हमसे नहीं माना जाएगा। उसके चेहरे पर साफ डर था। विमुया, विनुली और विनुला तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुश्किल से लार निकली। उन्हें लगने लगा था कि शायद वो गलत थे। शायद मैं सच में पागल था, क्योंकि उनके लिए डिवाइन फायर यानी आग कोई सामान्य चीज नहीं थी। वो उनके हिसाब से आसमान के देवताओं का श्राप था, जो हर 10 साल में धरती पर उतरता था। एक ऐसी भयानक आग जो जंगलों को पकड़ लेती थी और सब कुछ जलाकर राख कर देती थी। ना जाने कितनी जनजातियां उस आग में खत्म हो चुकी थीं, इसलिए हर जनजाति उसे सबसे बड़ा टैबू मानती थी। ऐसी चीज जिससे जितना दूर रहो उतना अच्छा। और अब मैं कह रहा था कि मैं वही आग जलाने वाला हूं। तीनों मुझे डर भरी नजरों से देखने लगे। उनके हाथों में पकड़ी मोटी ताजी मछलियां भी अब उन्हें स्वादिष्ट नहीं लग रही थीं। मैंने उनकी शक्लें देखकर परेशान होकर कहा, तुम लोग मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? ये सिर्फ आग है, कोई देवताओं का श्राप नहीं। लेकिन फिर मैंने आसपास देखा। आग जलाने के लिए कुछ भी नहीं था। पत्थर रगड़ना बहुत झंझट वाला था और लकड़ी घिसने का मन नहीं था। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी। होस्ट के दिमाग की जानकारी डिटेक्ट की जा रही है। आवश्यकता, आग जलाना। रिकमेंडेड आइटम, विंड प्रूफ लाइटर। ये छोटी लौ पैदा कर सकता है और तेज हवा में भी सामान्य रूप से काम करेगा। कीमत 20 एक्सचेंज पॉइंट्स। क्या एक्सचेंज कंफर्म करें? यह सुनते ही मैंने उत्साह में अपनी जांघ थपथपाई। सही है, मैं तो लगभग सिस्टम को भूल ही गया था। ये तो दिमाग पढ़कर चीजें रिकमेंड भी करता है। मैंने मन ही मन एक्सचेंज कंफर्म कर दिया। अगले ही पल मेरे हाथ में एक छोटा काला चौकोर लाइटर प्रकट हो गया। ऊपर ढक्कन लगा था। बाहर से देखने पर वो किसी काले पत्थर जैसा लग रहा था। मैंने उंगली से उसे ठकठकाया। वो काफी मजबूत था। मैंने मन ही मन सोचा कि भविष्य में इससे चीजें तोड़ने में भी काम लिया जा सकता है। तभी विमुया फिर घबराकर बोला, चीफ यान, पागलपन बंद कीजिए। आप डिवाइन फायर जलाने की बात कर रहे हैं। क्या आपको नहीं पता कि यह देवताओं का अपमान है? इससे आसमान का श्राप हमारे ऊपर आ जाएगा। डिवाइन फायर ऐसी चीज है जिसे इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता। आखिर आप इसके पीछे क्यों पड़े हैं? हम मछली ऐसे ही खा लेते हैं ना। अगर ज्यादा देर हुई तो ये खराब हो जाएगी। इतनी अच्छी चीज को बर्बाद करना हमारे पूर्वजों को नाराज कर देगा। वो मुझे पूरी कोशिश से समझा रहा था। दूसरी तरफ
विनोली भी बोला, हाँ चीफ यान, जल्दी से खा लेते हैं। अब हमारे पास मछली है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? मैंने उन्हें देखकर हल्की मुस्कान दी। हम्म, अगर तुम लोग अभी इसे कच्चा खाओगे तो बाद में 100% पछताओगे। मेरे दिमाग में बस सुनहरी रसदार ग्रिल्ड फिश की तस्वीर घूम रही थी। तभी तीनों आदिम आदमी एक दूसरे को देखने लगे। फिर उनकी आंखें चमक उठीं। ठीक है, अगर चीफ नहीं खा रहे तो हम खाते हैं। अगले ही पल तीनों कच्ची मछलियों पर टूट पड़े। हे भगवान, तो मछली का स्वाद ऐसा होता है? हमने अब तक कैसी दुख भरी जिंदगी जी है। कमाल है, कुछ ही मिनटों में उनके हाथों में सिर्फ मछलियों की हड्डियां बची थीं। काश इन मछलियों की हड्डियां इतनी सख्त ना होती, नहीं तो मैं इन्हें पूरा का पूरा निगल जाता। उधर तीनों कच्ची मछली खाकर पेट पकड़कर पड़े थे, जबकि थोड़ी दूर मैं सूखी टहनियां और घास इकट्ठा कर रहा था ताकि आग जला सकूं। विनोली मुझे देखकर बड़बड़ाया, चीफ यान अभी भी डिवाइन फायर जलाने के बारे में सोच रहा है क्या? उसकी उस डिवाइन फायर वाली बात की वजह से वो खाना तक छोड़ने को तैयार है। सच में अजीब इंसान है। ऊपर से कह रहा था कि बाद में हमें पछताना पड़ेगा। मुझे तो लगता है आखिर में वही पछताएगा। एक एक मछली खाने के बाद तीनों इतने भर चुके थे कि हिल भी नहीं पा रहे थे। वो बस वहीं पड़े पड़े मुझे काम करते देख रहे थे। मैं थोड़ी देर बाद ऐसी जगह पहुंचा जहां मिट्टी नरम थी। मैंने एक लंबी पतली लकड़ी जमीन में घुसाकर खोदना शुरू किया और वहां से पत्थर निकाले। फिर उन पत्थरों को गोल घेरा बनाकर रखा। उसके बीच सूखी घास और जल्दी आग पकड़ने वाली पेड़ की छाल रखी। उसके ऊपर छोटी छोटी लकड़ियां जमा दी। सब तैयार करने के बाद मैंने अपनी विंड प्रूफ लाइटर निकाली। अगले ही पल उस काले लाइटर से एक छोटी सी लौ निकली। उस अंधेरी और जंगली रात के बीच वो छोटी सी आग अचानक चमक उठी। तभी सिस्टम की आवाज मेरे दिमाग में गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपने अचीवमेंट अनलॉक किया है, फर्स्ट डिवाइन मैनिफेस्टेशन। आपको 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स मिले हैं। थोड़ी देर पहले ही मैंने नदी किनारे मछलियों को साफ करके लकड़ी में फंसा दिया था। जैसे ही लाइटर की लौ लकड़ियों के ढेर के पास पहुंची, उसी समय विमुया, जो आधा सो चुका था और खर्राटे लेने लगा था, अचानक जाग गया। वो आंखें मलते हुए उठ रहा था, शायद पेशाब करने जाने वाला था। तभी उसकी नजर उस हल्की लौ पर पड़ी। उसने गर्दन घुमाई और अगले ही पल उसका पूरा शरीर वहीं जम गया। उसकी आंखों में ऐसा डर था जैसे उसने मौत देख ली हो। अंधेरे के बीच आग की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी और वही रोशनी आदिम इंसानों के लिए सबसे बड़ा डर थी। डिवाइन पनिशमेंट की आग, डिवाइन फायर। विमुया ने अचानक ऐसी डरावनी चीख मारी कि खून जम जाए। वो डर के मारे पीछे गिर पड़ा। उसकी चीख सुनकर विनुली और विनुला भी उठ बैठे। पहले तो वो उसे डांटने वाले थे, लेकिन जैसे ही उनकी नजर उस कांपती हुई लौ पर पड़ी, उनके चेहरों पर उनकी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक डर उतर आया। डिवाइन फायर! यन ने डिवाइन पनिशमेंट बुला लिया। वो हम सबको मारना चाहता है। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। बचपन से उन्होंने ट्राइब की जो कहानियां सुनी थीं, वो सब अचानक उनके दिमाग में लौट आईं। वो कहानियां जिनमें डिवाइन फायर पूरे जंगल को जलाकर राख कर देती थी। तीनों आदमी अब किसी कटने वाले जानवर की तरह चीख रहे थे। डर से उनका दिमाग जवाब दे चुका था। मैंने चिढ़कर कहा, तुम लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हो? रात का समय है, ये क्या तमाशा लगा रखा है? लेकिन तीनों कुछ सुनने की हालत में नहीं थे। ये डिवाइन फायर है, हम सब मर जाएंगे, पूरा जंगल आग के समुद्र में बदल जाएगा, हम जलकर राख हो जाएंगे। तीनों डर से पागलों की तरह सिर पकड़कर इधर उधर भाग रहे थे। मैंने अपने हाथ में लाइटर की छोटी सी लौ को देखा। बस इतनी सी आग, और ये लोग ऐसे डर रहे हैं? मैं मन ही मन हैरान रह गया। मैंने गहरी सांस ली और लाइटर बंद कर दिया। लौ तुरंत गायब हो गई। फिर मैंने कहा, डरना बंद करो, तुम्हारा डिवाइन फायर गायब हो चुका है। लेकिन तीनों अभी भी चीख रहे थे। विनूली आंसू बहाते हुए बोला, यान, ये मजाक करने का समय नहीं है। डिवाइन फायर पूरी जंगल में फैल जाता है, हम सब जलकर मर जाएंगे। कितनी ट्राइब्स और कितने लोग इस डिवाइन कर्स की वजह से मर चुके हैं, और तुम कह रहे हो कि आग गायब हो गई? कौन यकीन करेगा? उसके चेहरे पर आंसू थे और वो सिर पकड़कर कांप रहा था। दूसरी तरफ विनुला डर के मारे सांस तक नहीं ले पा रहा था। मैंने चिढ़कर कहा, पीछे मुड़कर खुद देख लो, आग सच में गायब हो चुकी है। तीनों मेरी बात मानने को तैयार नहीं थे, लेकिन डर के बीच भी उन्होंने धीरे धीरे आंखें खोलीं और मेरी तरफ देखा। चारों तरफ पूरा अंधेरा था।
न कहीं आग का समुद्र था, ना किसी के जलने की चीखें। सिर्फ शांत रात थी। विनुली वहीं बैठा रह गया, सिर पकड़े हुए बुदबुदाया, क्या डिवाइन फायर सच में गायब हो गया? विनुला और विमुया कांपते हुए पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां वैसा नरक नहीं था जैसा वो सोच रहे थे। चारों तरफ बस शांत अंधेरा था। अगले ही पल तीनों जमीन पर गिर पड़े। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी अभी मौत के मुंह से लौटे हों। तभी मैंने उनकी तरफ देखा और फिर से लाइटर जला दिया। छोटी सी लौ फिर उनके सामने चमक उठी। अभी जो उनके दिल शांत हुए थे वो दोबारा तेजी से धड़कने लगे। डिवाइन फायर फिर वापस आ गया। तीनों के पैर कांपने लगे। वो डर के मारे भाग भी नहीं पा रहे थे। एक पल के लिए तो उनके मन में मर जाने का ख्याल तक आ गया। मैंने लाइटर को उंगलियों में घुमाते हुए शांत आवाज में कहा, अब यकीन आया? जिस डिवाइन फायर को तुम लोग श्राप समझते हो उसे मैं अपनी मर्जी से कंट्रोल कर सकता हूं। मैं लाइटर को बार बार जलाकर बुझा रहा था। लौ जलती बुझती फिर जलती। तीनों पूरी तरह स्तब्ध थे। विनूली हकलाते हुए बोला, त तुम डिवाइन फायर को कंट्रोल कर सकते हो? उसकी आवाज कांप रही थी। ये कैसे मुमकिन है? ये तो सिर्फ आसमान के देवताओं की शक्ति है। कोई इंसान इसे कैसे चला सकता है? दूसरी तरफ विनुला लगातार सिर हिलाए जा रहा था। नामुमकिन? ये बिल्कुल नामुमकिन है। ये सारी समझ के खिलाफ है। विमुया बिना पलक झपकाए लाइटर की लौ को देख रहा था। जिस डिवाइन फायर को वो भगवान की शक्ति समझता था वो इस समय मेरे हाथ में खिलौने की तरह जल बुझ रहा था। उसके दिमाग में जैसे पूरी दुनिया ही टूट गई थी। तभी मैंने फिर से लाइटर जलाया और नीचे झुककर पहले से तैयार लकड़ियों में आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में कैंप फायर जल उठा। आग की लपटें ऊपर उठीं और उनके ऊपर टंगी मछलियां धीरे धीरे पकने लगीं। तीनों आदमी मुझे खुले मुंह से घूर रहे थे जबकि मैं आराम से फिश ग्रिल कर रहा था। थोड़ी देर बाद जब मछली पूरी तरह पक गई मैंने लकड़ी उठाई। सुनहरी, चमकती, रसदार ग्रिल्ड फिश को देखते ही मेरा मन खुशी से भर गया। इस दुनिया में आने के बाद से मैंने सिर्फ खट्टे कड़वे बेर और निगलने में मुश्किल जंगली घास खाई थी। ऊपर से आज पूरा दिन मेहनत की थी और कुछ खाया भी नहीं था। ऐसे में आखिरकार ग्रिल्ड फिश खाने का मौका मिलना मेरे लिए किसी सपने से कम नहीं था। मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकता था कि उस पल मैं कितना भावुक हो गया था। लेकिन सिर्फ ग्रिल्ड फिश मुझे थोड़ी साधारण लग रही थी। तभी मुझे याद आया कि दिन में उजी ने मुझे कुछ बेरीज दिए थे। मैंने उन बेरीज को दबाकर उनका खट्टा मीठा रस निकाला और उसे ग्रिल्ड फिश के ऊपर डाल दिया। बस उसी पल स्वाद पूरी तरह बदल गया। मैंने एक बड़ा निवाला लिया। बाहर से मछली हल्की कुरकुरी थी लेकिन अंदर का मांस नरम, रसदार और बेहद स्वादिष्ट। ऊपर से बेरीज की खटास ने उसका स्वाद और भी गहरा और लाजवाब बना दिया था। मैं पूरी खुशी के साथ उसे खाने लगा। मेरे बगल में बैठे तीनों आदिम आदमी उस खुशबू को सूंघ कर फिर से पूरी तरह स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर ऐसा भाव था जैसे उनकी पूरी दुनिया उलट गई हो। ये आखिरकार क्या रहा है? उनमें से एक बुदबुदाया। जिस डिवाइन फायर को हम भगवान की तरह पूजते हैं उसने उसी पर मछली रख दी। और ये कैसी खुशबू है? इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ सकती है? विनुली और विनुला की आंखें पूरी तरह फैल चुकी थीं। वो मेरे हाथ में पकड़ी ग्रिल्ड फिश को ऐसे देख रहे थे जैसे कोई खजाना देख लिया हो। आखिर विनुली ने कांपती आवाज में पूछा, चीफ यान आप क्या खा रहे हैं? उसकी आवाज में डर भी था और लालच भी। वो खुशबू इतनी लुभाने वाली थी कि वो कुछ देर के लिए डिवाइन फायर का डर तक भूल चुका था। मैंने आराम से मछली चबाते हुए कहा, ग्रिल्ड फिश, यही वो खाने का तरीका है जिसके बारे में मैंने कहा था कि बाद में पछताओगे अगर नहीं खाया तो। मेरी बात सुनते ही विनुली जैसे अचानक सब समझ गया। उसने कांपती उंगली मेरे हाथ की मछली की तरफ उठाई और बोला, चीफ, आपने डिवाइन फायर सिर्फ इसलिए जलाया ताकि मछली का स्वाद बेहतर हो जाए? मैंने शांत चेहरा बनाए सिर हिला दिया। अगले ही पल तीनों फिर से सदमे में चले गए। सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए मैंने डिवाइन फायर का इस्तेमाल किया था। उस पल उनकी नजरों में मैं किसी इंसान जैसा नहीं लग रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरे सामने आसमान और धरती भी छोटे हों। उनकी आंखों में सम्मान के साथ साथ डर भी भर गया। विमुया ग्रिल्ड फिश को घूरते हुए बुदबुदाया, इसमें वो चुभने वाली स्केल्स नहीं है, ना वो नमकीन और गंदी बदबू, ना कच्ची आंतों की उल्टी जैसी स्मेल। सिर्फ नरम
और ताज़ा मछली का स्वाद, और ये कच्ची मछली से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है। वो इतना खो चुका था कि बाकी सब भूल गया था। मैंने मुंह से मछली की एक कांटी निकालते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। अब भुगतो। मेरी बात सुनकर तीनों के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने तय किया था कि अब वो मुझ पर कभी शक नहीं करेंगे, लेकिन अब उन्हें पछतावा हो रहा था कि शुरू से मेरी बात क्यों नहीं मानी। खासकर वैमुया तो बस रोने वाली शक्ल बनाकर बैठ गया। उसने पहले ही पूरा बड़ा मछली खा लिया था। उसका पेट इतना भर चुका था कि अगर मैं उसे एक और ग्रिल्ड फिश देता भी तो वो एक निवाला भी नहीं खा पाता। उनकी हालत देखकर मैं हंस पड़ा, लेकिन मैं उन्हें दोष भी नहीं दे सकता था। आखिर ग्रिल्ड फिश जैसी चीज उनकी दुनिया की कल्पना से भी बाहर थी। मैंने आग के ऊपर लगी मछलियों की तरफ देखा। कुल 3 बड़ी मछलियां ग्रिल हुई थीं। मैंने उनमें से एक उतारी और विनुली व विनुला की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तुम दोनों इसे खा लो, सिर्फ छोटी मछली से तुम्हारा पेट नहीं भरा होगा। एक मैं रखता हूं, मुझे अभी चाहिए। लेकिन याद रखना, अगर मेरा खाना खाओगे तो मेहनत भी करनी पड़ेगी, समझे? दोनों ग्रिल्ड फिश को घूरने लगे। उसकी खुशबू इतनी शानदार थी कि उनके मुंह से लार टपकने लगी। लेकिन फिर उन्हें याद आया कि ये डिवाइन फायर पर पकाई गई थी। उनके चेहरे पर फिर डर लौट आया। अगर हमने इसे खाया तो कहीं देवताओं का श्राप ना मिल जाए। तभी विमुया ने अचानक तिरस्कार भरी आवाज में कहा, हूं, इतनी अच्छी खुशबू वाली चीज खाने की हिम्मत भी नहीं। तुम लोग सच में निकम्मे हो। ऐसे ही डरते रहे तो भूख से मर जाओगे। इतना कहकर उसने मेरे हाथ से ग्रिल्ड फिश छीन ली और बड़े बड़े निवाले भरकर खाने लगा। विनूली और विनूला का चेहरा तुरंत बदल गया। अरे ओ विमुया, थोड़ा तो छोड़। दोनों घबरा गए। अभी तक जो डिवाइन फायर से डर रहे थे वो सब भूल चुके थे। दोनों टूट पड़े और उसके हाथ से ग्रिल्ड फिश छीनने लगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पूरी फिश में सिर्फ आधी पूंछ बची थी। दोनों ने रोने वाली शक्ल बनाकर उस पूंछ को आधा आधा बांट लिया। जैसे ही उन्होंने उसे मुंह में डाला, दोनों की आंखें फैल गईं। हमने कितनी बड़ी गलती कर दी। सिर्फ इतना सा हिस्सा बचा। मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। वेमुया, हरामी, तूने सब खा लिया। मैं ये सब बिना कुछ बोले शांत चेहरा बनाए देखता रहा। आखिर जब खाना खत्म हुआ तब तक रात पूरी तरह गहरी हो चुकी थी। तभी अचानक दूर से कदमों की आवाज आई। ब्रदर यान, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। ये उमूजी की नरम और जवान आवाज थी। उसकी आवाज में थकान थी, लेकिन चिंता ज्यादा थी। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और पत्थर पर बैठ गई। ट्रीब में सब सो चुके हैं। चीफ विमुया ने मुझे तुमसे मिलने से मना किया था, इसलिए मैं रात में चुपके से भाग कर आई हूं। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया होगा ना? तुम्हें बहुत भूख लगी होगी। आज ट्राइब को बहुत अच्छे बेरीज मिले थे। वो बहुत मीठे हैं। मैं ज्यादा नहीं ला सकी। बाकी सब तुम्हारे लिए बचा कर लाई हूं। उसने अपनी छोटी हथेली खोली। उसमें कुछ ताजे और रसीले बेरीज रखे थे। उसकी चिंतित शक्ल देखकर मैं बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। क्या तुमने कुछ नहीं खाया? उसने घबरा कर पूछा। लेकिन सच तो ये था कि मैं अभी पूरा एक ग्रिल्ड फिश खाकर बैठा था और पेट भरा हुआ था। दूसरी तरफ उमुजी खुद भूखी थी। ट्राइब में सबको बहुत कम खाना मिलता था, फिर भी उसने अपने हिस्से से बेरीज बचाकर मेरे लिए रखे थे। वो खुद जरूर भूखी होगी। जब मैंने बेरीज लेने के लिए हाथ नहीं बढ़ाया तो उसे लगा मैं शर्म कर रहा हूं। उसने तुरंत सीना फुलाकर कहा, मैंने आज बहुत सारे बेरीज खाए हैं। सच में, ये तुम्हारे लिए है। अगर अभी नहीं खाए तो ताजे नहीं रहेंगे। उसकी एक्टिंग देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। फिर मैंने बेरीज वापस उसकी हथेली पर रख दिए और कहा, मैं नहीं खाऊंगा, तुम सब खुद खा लो। उमूजी तुरंत घबरा गई। ब्रदर यान, बचपन से तुम्हारी तबीयत कमजोर रही है। आज तुम्हें ट्राइब से निकाल दिया गया। तुमने पूरा दिन कुछ नहीं खाया होगा। ये बेरीज बहुत अच्छे हैं, जल्दी खा लो वरना तुम्हारा शरीर जवाब दे देगा। तभी बगल में बैठे तीनों आदिम आदमी हंस पड़े। वाह बेरीज, कितनी कीमती चीज। दुख की बात है कि अब हम इन्हें छूना भी पसंद नहीं करते। ऐसे गरीबों वाला खाना ना हम खाते हैं ना हमारे चीफ यान। उनकी बात सुनकर उमूजी गुस्से में आ गई। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? तुम सब निकम्मे आदमी हो। इतने अच्छे बेरीज तो हम औरतों को भी मुश्किल से खाने को मिलते हैं, और तुम कह रहे हो कि तुम लोग इन्हें नहीं खाते। साफ दिख रहा है कि तुम खुद बेरीज ढूंढ नहीं सकते, इसलिए नहीं चाहते कि ब्रदर यान भी खाए। तुम लोग बस अपनी इज्जत बचाने के लिए अकड़ दिखा रहे हो।
और पता है हमें बेरीज की परवाह क्यों नहीं? क्योंकि अब हमारे पास मछली खाने को है। तीनों आदिम आदमी बड़े घमंडी चेहरे के साथ मछली की बात कर रहे थे। उमूजी ये सुनकर पूरी तरह हक्की बक्की रह गई। उसकी आंखें फैल गईं। उसके लिए मछली कोई आम चीज नहीं थी। नदी में तैरती मछलियां तो उसने देखी थीं, लेकिन मछली खाना उसके लिए किसी सपने जैसा था। यहां तक कि सिर्फ मछली शब्द सुनते ही कबीले की चीफ वेनुया तक के मुंह में पानी आ जाता था। आसपास की बहुत कम जनजातियों के चीफ्स ने कभी मछली छकी थी। उसने अविश्वास से कहा, यह कैसे मुमकिन है? मछलियां तो सिर्फ नदी में तैरती हैं। चीफ विन्यूया ने भी कभी मछली नहीं खाई। तुम लोग तो बस कुछ मर्द हो। तुम लोगों के पास मछली कैसे हो सकती है? मैंने होठों पर हल्की मुस्कान लाते हुए कहा, अगर भरोसा नहीं तो खुद देख लो। मैंने धीरे से राख में दबाकर रखा हुआ ग्रिल्ड फिश बाहर निकाला। राख की गर्मी ने उसे परफेक्टली वार्म रखा था। वो अभी भी उतना ही सुगंधित और स्वादिष्ट था। उमूजी उस ग्रिल्ड फिश को घूरती रह गई। उसके चेहरे पर साफ सदमा था। ये क्या है? मैंने आराम से कहा, मछली, और ग्रिल्ड फिश उसकी तरफ बढ़ा दी। वो पूरी तरह अविश्वास में थी। जिस चीज का स्वाद उसने सिर्फ सपनों में सोचा था, वो इस समय उसकी आंखों के सामने थी। उसने कांपती आवाज में कहा, मुझे पता है ये मछली है, लेकिन ये नदी वाली मछलियों जैसी क्यों नहीं दिख रही? उसके सामने जो फिश थी वो सुनहरी हो चुकी थी। उसकी सतह पर तेल चमक रहा था। वो नदी में दिखने वाली गीली चिपचिपी मछलियों से बिल्कुल अलग लग रही थी। मैंने शांत आवाज में कहा, क्योंकि ये ग्रिल्ड फिश है। खाकर देखो, समझ जाओगे। मुझ पर भरोसे की वजह से उमुजी ने बहुत सावधानी से एक छोटा सा बाइट लिया। अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। जैसे ही ग्रिल्ड फिश का नरम ज्यूस और हल्का क्रिस्पी मांस उसके मुंह में गया, उसकी पूरी दुनिया बदल गई। उसके लिए जो अब तक सिर्फ बेरीज का स्वाद जानती थी, ये किसी नए संसार जैसा था। उसने एक के बाद एक बाइट लेना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में पूरी ग्रिल्ड फिश खत्म हो चुकी थी। उसकी आंखें चमक रही थीं। ये ये बहुत स्वादिष्ट है। वो सच में भावुक हो गई थी। वो पूरे रास्ते ये सोचती हुई आई थी कि शायद मैं भूखा बैठा हूं और वो मेरे लिए बस थोड़े से बेरीज ला पाई। लेकिन यहां मैं आराम से ग्रिल्ड फिश खा रहा था। ये सोचकर उसे खुद पर शर्म आने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो जमीन में गड़ जाए। मैंने मौका देखकर उससे ट्राइब की बात पूछी, और जो मर्द ट्राइब में रह गए हैं उनका क्या हाल है? मुझे वापस ट्राइब जाकर विनुया की सत्ता छीननी थी। उसे पहले मुझे हालात समझने थे। उमूजी ने धीरे से कहा, अभी ट्राइब में खाने की बहुत कमी है। खाना बचाने के लिए चीफ विनुया ने बाकी मर्दों को अलग कर दिया है। उन्हें एक दूर जगह भेजा गया है। वो 10 से ज्यादा हैं, लेकिन खाना मुश्किल से कुछ लोगों के लिए ही है। ऊपर से उन्हें बेरीज और जंगली सब्जियां भी ढूंढनी पड़ती हैं। उनकी हालत बहुत खराब है। कुछ लोगों ने कल्टीवेशन की कोशिश भी की, लेकिन वो सब मर गए। मैंने धीरे से सिर हिलाया। सिर्फ जंगली फल और सब्जियों पर जिंदा रहना ही मुश्किल था। अब जब खाना और कम हो चुका था, तो उनकी हालत मौत के करीब ही होगी। लेकिन ये सुनकर मेरे दिमाग में तुरंत एक विचार आया। ये उन्हें अपनी तरफ लाने का सबसे सही मौका है। मैंने मुस्कुराकर कहा, बहुत रात हो चुकी है, चलो कुछ मछलियां ले जाओ। मैं उठकर नदी की तरफ गया, जहां मैंने अपनी मछलियां रखी थीं। मैंने उन्हें लकड़ी और बेल की मदद से पानी में अटका कर रखा था, ताकि वो ना मरें और ना भाग सकें। उमूजी मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मैं कुछ अजीब बोल रहा हूं। क्या? कुछ मछलियां ले जाओ? उसके लिए यह ऐसा था जैसे कोई कह रहा हो, जाकर थोड़ी सोना उठा लो। उसने तुरंत सिर हिलाया। ब्रदर यान, मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं पता तुम्हें ये मछलियां कैसे मिली, लेकिन मछली बहुत बहुत कीमती चीज है। आसपास की किसी ट्राइब ने कभी इसे नहीं खाया। अगर तुम्हें कुछ मछलियां मिली भी हैं, तो इन्हें छुपा कर रखना। आज जो ग्रिल्ड फिश तुमने मुझे खिलाई, वो बहुत स्वादिष्ट थी। धन्यवाद। लेकिन सबसे जरूरी बात, अपना ध्यान रखना, जिंदा रहना। मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ पल चुप रह गया। उसे सच में लग रहा था कि मुझे ये मछलियां बस किस्मत से मिली हैं। मुझे हंसी भी आई और गुस्सा भी। आखिर मुझे कितने लोगों को फिशिंग दिखानी पड़ेगी ताकि कोई भरोसा करे? मैंने गंभीर आवाज में कहा, उमूजी, मैंने पहले भी कहा था, मैं विनुया से 1000 नहीं, 10,000 गुना बेहतर ट्राइब बनाऊंगा। क्या तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं? फिर मैंने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, तो मेरे साथ चलो। उमूजी मुझे देखती रह गई। उसकी आंखों में दुख भर गया। ब्रदर यान, तुम अभी भी नई ट्राइब बनाने की बात कर रहे हो? क्या तुम्हें ट्राइब से निकाले जाने का इतना बड़ा सदमा लगा?
उसे सच में लग रहा था कि मैं पागल हो चुका हूं। ट्राइब के बाकी लोग भी यही कहते थे। सिर्फ वही थी जिसने अब तक यकीन नहीं किया था। लेकिन अब जब मैं ऐसी बातें कर रहा था तो उसका भरोसा भी डगमगाने लगा था। उसकी शक्ल देखकर मुझे सच में गुस्सा आने लगा। क्या हर आदिम इंसान को मुझसे फिशिंग डेमोन्स्ट्रेशन चाहिए? मैंने कुछ नहीं कहा, बस उसका हाथ पकड़ा और उसे नदी की तरफ खींच लिया। उसका चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो शर्म से कुछ बोल नहीं पाई और चुपचाप मेरे पीछे चलती रही। जैसे ही मैंने नदी किनारे फिशिंग नेट उठाया, अंदर फड़फड़ाती हुई ढेर सारी मछलियां दिखाई दी। कई बड़ी मछलियां और 10 से ज्यादा छोटी मछलियां तड़प रही थीं। उमूजी वहीं जम गई। उसके चेहरे पर पूरी तरह अविश्वास था। ये क्या है? उसने कांपती आवाज में पूछा। फिर धीरे से बोली, ब्रदर यान, क्या तुमने ये मछलियां उठाई है? मैंने आंखें घुमाई। उठाई? इन्हें मैंने फिशिंग नेट से पकड़ा है। मैंने आराम से कुछ मछलियां निकाली, उन्हें बेल में पिरोया और उसकी तरफ बढ़ा दिया। उमुजी ने कांपते हाथों से मछलियां ली। तुमने सच में ये मछलियां पकड़ी हैं? तुम सच में फिशिंग कर सकते हो? क्या ये सच में मुमकिन है? उसकी पूरी दुनिया जैसे टूट चुकी थी। वो यन जो बेरीज तक ढूंढने में कमजोर माना जाता था, वही अब नदी जैसी खतरनाक जगह से मछलियां पकड़ रहा था। उसे याद आया कि आज मैंने कहा था कि मैं विन्यूया से हजारों गुना बेहतर ट्राइब बनाऊंगा, और पहली बार उसके दिल में शक की जगह उम्मीद पैदा हुई। क्या ब्रदर यान सच में ऐसा कर सकता है? मैंने उसकी तरफ देखकर कहा। इन मछलियों को अपने पास रखो और ध्यान रहे कोई इन्हें देख ना ले। और आगे से मुझे कम मत समझना, समझी? मैंने धीरे से उसके सिर पर हाथ मारा। उमूजी एक हाथ में बड़ी मछलियां पकड़े खड़ी थी। खुशी और हैरानी इतनी अचानक आई थी कि वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। जब उसने दोबारा मेरी तरफ देखा तो अंधेरी रात में उसे सिर्फ मेरा शांत और हैंडसम चेहरा दिखाई दे रहा था। उसका चेहरा धीरे धीरे लाल होने लगा। तभी मैंने मुस्कुराकर कहा, और अगर बहुत थक गई हो तो आज रात यहीं रुक सकती हो। मेरी बात सुनते ही उसका चेहरा टमाटर जैसा लाल हो गया। उसकी चमकती आंखें इधर उधर भागने लगीं। वो इतनी शर्मिंदा हो गई कि ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसे देखकर मैं मन ही मन हंस पड़ा। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने कोई शरारत कर दी हो। भले ही ये आदिम लोग इस तरह की बातों में काफी खुले होते हैं, लेकिन आखिरकार उमुजी अभी भी एक छोटी लड़की ही थी। उसमें शर्म तो थी ही। वैसे भी मैंने जो उसे रात रुकने के लिए कहा था वो बस मजाक था। अभी तो दिन भी पूरी तरह ढला नहीं था। ऊपर से हमारे पास सिर्फ एक बड़ा सा साझा डॉर्मिटोरी था। कोई अलग कमरा तक नहीं जहां अकेले रहा जा सके। उमूजी ने सिर झुका लिया। उसकी निगाहें अपने पैरों की उंगलियों पर टिकी थीं। फिर धीमी आवाज में बोली, ठीक है, लेकिन मैं अभी बहुत छोटी हूं। थोड़ा और बड़ी हो जाने दो। जब मैं चीफ विनुया जितनी बड़ी हो जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ देर सोच में पड़ गया। सच तो ये था कि उमूजी की उम्र अब भी पूरी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वो पूरे इलाके में एक बडिंग ब्यूटी मानी जाती थी। मगर क्या सच में उसके विनुया जितना बड़ा होने तक इंतजार करना पड़ेगा? और फिर उसके शब्द मुझे कुछ अजीब भी लगे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी और बात का इशारा कर रही हो। जब मैं विनुया जितनी बड़ी हो जाऊंगी। जब तक मैं पूरी तरह समझ पाता, वो लाल चेहरा लिए भाग चुकी थी। मैं दूर आसमान की तरफ उदासी से देखने लगा। नहीं, अब और इंतजार नहीं हो सकता। मुझे तुरंत उन तीनों आदिम आदमियों से घर बनवाना होगा। एक पल भी और नहीं रुक सकता। लंबी सांस लेकर मैं वापस उस बड़े डॉर्मिटोरी में जाकर सो गया। अगले दिन ट्राइब के दक्षिण पश्चिम में मौजूद एक संकरी और अंधेरी गुफा के अंदर पीले और सूखे चेहरे वाले मर्द चुपचाप बैठे थे। उनके लिए बोलना तक भारी लग रहा था। गुफा ठंडी, गीली और बदबूदार थी। ये वही लोग थे जिन्होंने कल मेरे साथ ट्राइब छोड़ने की हिम्मत नहीं की थी। वो अब भी किसी तरह विनुया की ट्राइब से चिपके हुए थे, लेकिन बदले में उन्हें अब दोगुना काम और आधा खाना मिल रहा था। तभी उनमें से एक आदमी जो पालथी मारकर मेडिटेशन कर रहा था, अचानक दर्द से चीख उठा। उफ! आह! बाकी आदमी घबरा गए। वुफा, वुफा! वो उसे पकड़कर झकझोरने लगे। अगले ही पल वुफा ने अचानक आंखें खोल दी। उसकी आंखें खून जैसी लाल थीं। वो बुरी तरह हाँफ रहा था और उसके पूरे शरीर से पसीना बह रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, मैं लगभग मर ही गया था। उसके चेहरे पर मौत का डर साफ दिख रहा था। अगर उसने आखिरी पल में खुद को संभाला ना होता
तो वो भी उन मर्दों की तरह मर चुका होता जिन्होंने कल्टीवेशन की कोशिश की थी। एक आदमी दांत भींचकर बोला, हम मर्द औरतों के सामने कुछ भी नहीं है। हम चाहे कितनी भी मेहनत करें, उनकी बराबरी नहीं कर सकते। हम महीनों ट्रेनिंग करें, तब भी उतना आगे नहीं बढ़ते जितना वो एक दिन में बढ़ जाती है। दूसरा आदमी गुस्से में बोला, इतने लोग मर चुके हैं, फिर भी तुम कल्टीवेशन करते जा रहे हो। वूफा ने कड़वी हंसी के साथ जवाब दिया, अगर कल्टीवेशन ना करें तो क्या करें, ऐसे ही भूख से मरने का इंतजार। उसने बाकी लोगों की तरफ देखा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारी मौत तय है। कम से कम कोशिश करते हुए मरना बेहतर है। वूफा इन मर्दों में सबसे उम्र दराज और अनुभवी था। उसकी प्रोग्रेस औरतों जैसी नहीं थी, लेकिन मर्दों में वो सबसे मजबूत माना जाता था। फिर भी वो सिर्फ पहला स्तर ही पार कर पाया था। उसकी ताकत और स्टैमिना बस थोड़ा सा बड़ा था, जबकि ट्राइब की ज्यादातर औरतें दूसरे या तीसरे स्तर तक पहुंच चुकी थीं। वो एक हाथ से किसी भी मर्द को हरा सकती थीं। चीफ विनुया तो चौथे स्तर तक पहुंच चुकी थी, यहां तक कि छोटी उमूजी का लेवल भी उससे ऊंचा था। वूफा ने अपनी मुट्ठी भींची और खुद पर हंस पड़ा। क्यों, हम भी इंसान हैं ना। सिर्फ मर्द होने की वजह से हमारी जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है। आखिरकार वो थका हुआ शरीर घसीटते हुए उठा। चलो, आज की गैदरिंग का समय हो गया। बाकी आदमी भी कड़वी मुस्कान के साथ उठ गए। अगर ऐसे ही चला तो हम ज्यादा दिन नहीं बचेंगे, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। तभी उनमें से एक आदमी ने थकी हुई हंसी के साथ कहा, काश कोई भगवान हमारे सामने खाने का ढेर लेकर आए और कहे कि अगर हम उसका साथ दें तो जिंदगी भर भूखे नहीं रहेंगे। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसकी गुलामी करने को भी तैयार हूं। सब लोग दुख भरी हंसी हंसने लगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तभी बाहर से तेज आवाज आई, अरे ओ महान और सर्वशक्तिमान चीफ यान के आदेश पर मैं, महान विनया, तुम्हें बचाने खाना लेकर आया हूं। सूरज की तेज रोशनी में गुफा के बाहर एक आदमी खड़ा था। उसके दोनों हाथों में मछलियां थीं। उसका चेहरा चमक रहा था। वो विनुआ था। सब लोग उसे देखकर दंग रह गए। विनुआ, उन्होंने उसे अविश्वास से देखा। उसका चेहरा चमकदार था, शरीर ताकतवर और मसल्स से भरा हुआ। वो कल तक उन्हीं जैसा था, लेकिन आज बिल्कुल अलग दिख रहा था। एक आदमी चौंक कर बोला, तुम्हें तो ट्राइब से निकाल दिया गया था ना, फिर तुम्हारी हालत इतनी अच्छी कैसे हो गई? क्या तुम्हें कोई अच्छी ट्राइब मिल गई? बाकी लोग भी तुरंत उसके चारों तरफ जमा हो गए। उनकी आंखों में जलन और लालच साफ था। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात आई, विनुआ को जरूर कोई शानदार ट्राइब मिल गई है। विनुआ ने सीना फुलाकर गर्व से कहा, शानदार ट्राइब? नहीं, ये दुनिया की सबसे बेहतरीन ट्राइब है। सबकी आंखें चमक उठीं। विनुआ ने मुस्कुराकर कहा, और सबसे बड़ी बात, वो ट्राइब तुम्हें भी स्वीकार करने को तैयार है। इसी वजह से मैं यहां आया हूं। यह सुनते ही सबकी सांसें तेज हो गईं। सच में? ऐसी ट्राइब सच में है? तुम मजाक तो नहीं कर रहे? विनुआ ने हाथ हिलाकर कहा, आराम से। चीफ पहले ही तुम्हारी हालत जान चुके हैं। अब खुश हो जाओ। दरअसल आज सुबह मैंने ही विनुआ को भेजा था ताकि वो उन मर्दों को वापस लाए जिन्होंने कल मेरा साथ नहीं दिया था। उसी समय उमरी और उमरा मेरे कहने पर गुफा में घर बनाने का काम शुरू कर चुके थे। कल हमने पेट भरकर खाया और पिया था। आज से काम शुरू होना था। तभी बाकी लोग जल्दी जल्दी पूछने लगे, जल्दी बताओ ये ट्राइब कहाँ है? चीफ कौन है? कितने लोग हैं वहां? विनुआ ने रहस्यमय अंदाज में कहा, ट्राइब नदी के किनारे है, हमारे पुराने कैंप से ज्यादा दूर नहीं। सब लोग उलझन में पड़ गए। नदी के किनारे? वो तो यहीं पास में है। फिर विनुआ ने गर्व से घोषणा की, और उस ट्राइब के महान और सर्वशक्तिमान चीफ हैं यान। अगले ही पल सबके चेहरे जम गए। उनकी सारी उम्मीदें उसी पल टूट गईं। क्या यान सच में पागल हो गया है? ट्राइब से निकाले जाने का सदमा वो सह नहीं पाया। गुफा में मौजूद लोग आपस में फुसफुसाने लगे। सही कह रहे हो, कल उसने सिर्फ चीफ विन्यूया को खुलकर चुनौती ही नहीं दी, बल्कि ये भी बकवास करने लगा कि वो अपनी खुद की ट्राइब बनाएगा। अरे, किसी आदमी ने कभी ट्राइब बनाई है क्या? दूसरा आदमी भी हंस पड़ा। बिल्कुल, कोई मर्द ट्राइब कैसे बना सकता है? बाकी लोगों के चेहरों पर निराशा साफ दिख रही थी। वो लोग फिर से बेरीज और जंगली सब्जियां इकट्ठा करने निकलने ही वाले थे कि तभी विनुआ ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते? चीफ यान ने मुझे खुद खाना देकर भेजा है, लेकिन अगर खाना चाहिए तो तुम्हें हमारे चीफ यान की ट्राइब ज्वाइन करनी होगी। ये सुनते ही बाकी लोग हंसी उड़ाने लगे। छे,
कल तक तो तुम लोग सिर्फ 4 आदमी थे। 4 लोग मिलकर क्या कर लोगे? चाहे तुम बेरीज लाए हो या जंगली सब्जियां, उससे कोई प्रभावित नहीं होगा। तभी भीड़ में मौजूद एक आदमी की नजर विनुआ के हाथों पर गई। उसकी आंखें अचानक फैल गईं। रुको, ये मछली है। सब लोग तुरंत उसके हाथों की तरफ देखने लगे। बेल में पिरोई हुई 2 विशाल मछलियां अभी भी तड़प रही थीं। वो किसी आदमी के बाजू जितनी लंबी और कटोरे जितनी चौड़ी थीं। एक आदमी कांपती आवाज में बोला, ये सच में मछली जैसी लग रही है। उसे याद आया कि बचपन में उसने नदी किनारे एक छोटी सी फिश देखी थी, जो गलती से किनारे पर कूद आई थी। वो बस उंगली जितनी थी, लेकिन उसका स्वाद उसने आज तक नहीं भुलाया था। और विनुआ के हाथ में जो था, वो उससे कई गुना बड़ा था। मछली? ये कैसे हो सकता है? चीफ तक को कभी मछली खाने का मौका नहीं मिला, और तुम कह रहे हो कि यान के साथ रहने पर तुम्हें यह मिली? बाकी लोग अब भी शक कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखें मछली से हट नहीं रही थीं। वो मछलियां अभी भी तड़प रही थीं, बिल्कुल नदी की असली मछलियों जैसी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो बहुत बड़ी थी। कई दिनों से ठीक से खाना न मिलने की वजह से सबके मुंह में पानी भर आया। ये सच में मछली है, सचमुच की मछली। विनुआ को सच में मछली मिल गई। सब लोग सांस रोके उसे देख रहे थे। तभी अचानक एक आदमी पागलों की तरह भीड़ से निकलकर आगे कूदा। उसकी आंखें भूखे जानवर जैसी हो चुकी थीं। वो सीधे मछली पर टूट पड़ा। उसने बहुत लंबे समय से असली खाना नहीं खाया था, और मछली वो चीज थी जिसे वो सालों से नदी में तैरते हुए सिर्फ लालच से देखता आया था। यहां तक कि कई चीफ्स ने भी कभी उसका स्वाद नहीं चखा था। लेकिन विनुआ अब पहले वाला कमजोर आदमी नहीं था। उसका शरीर अब मजबूत हो चुका था। उसने आसानी से उस आदमी को धक्का देकर पीछे फेंक दिया और मछली अपने से दूर कर ली। फिर जोर से बोला, रुको, अभी तक तुम लोगों ने चीफ यान के प्रति वफादारी की कसम नहीं खाई है। अभी थोड़ी देर पहले तक तुम लोग उन्हें पागल और झूठा कह रहे थे। अब मछली चाहिए? सपना देखो। उसने एक हाथ से कई भूखे आदमियों को पीछे धकेल दिया। अब वो पहले जैसा दुबला पतला नहीं था। रोज मछली खाने की वजह से उसकी मसल्स उभर आई थीं। दूसरी तरफ बाकी लोग इतने कमजोर थे कि ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनमें से कुछ गुस्से में चिल्लाए, विनुआ, हमें मछली दे दो। क्या तुम अब भी हमारे ट्राइब के आदमी नहीं हो? लेकिन विनुआ ने हंसते हुए कहा, बहुत पहले मैं इस ट्राइब का आदमी था। अब मैं चीफ यान के क्लैन का सदस्य हूं। यान का नाम सुनते ही सबके चेहरे बिगड़ गए। फिर शुरू हो गया। हर तीसरे शब्द में यान यान। वो बस एक पागल आदमी है जो सपने देखता रहता है। एक आदमी आगे बढ़कर बोला, विनुआ, समझदारी से काम लो। यहां हम सब ज्यादा हैं। चुपचाप मछली रख दो और सबको खाने दो। फिर शायद हम चीफ विनुआ से कहकर तुम्हें वापस ट्राइब में रहने दें। समझे? ट्राइब में रहोगे तो प्रोटेक्शन मिलेगी। हम बेरीज इकट्ठा करेंगे, आराम से जिंदगी बिताएंगे। बाहर उस पागल यान के पीछे घूमने से तो बेहतर ही है। ये सुनकर विनुआ को सच में हंसी आ गई। आराम की जिंदगी? उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम लोग खुद से खाना तक नहीं ढूंढ सकते और मुझे वापस उसी जिंदगी में बुला रहे हो जहां हमें जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था। उसकी आंखों में दया उभर आई। अगर ये बात तुम लोग कल कहते तो शायद मैं मान भी जाता, लेकिन आज मैंने वो जिंदगी देख ली है जो चीफ यान ने हमें दी है। अब हमें भूखे रहने की जरूरत नहीं। हम पेट भरकर मछली खाते हैं, इतना खाते हैं कि पेट फटने लगे। और सबसे बड़ी बात, उसकी आवाज गर्व से भर गई, चीफ यान तो डिवाइन फायर तक को कंट्रोल कर सकते हैं। वो उसी से मछली पकाते हैं, ग्रिल्ड फिश। तुमने कभी उसका स्वाद सोचा भी नहीं होगा। अब उसकी आवाज में पूरा आत्मविश्वास था। चीफ यान ने मुझे सिखाया कि मर्द भी इंसान हैं। हमें औरतों के पैरों में रेंगने की जरूरत नहीं। और तुम लोग मुझे धमका रहे हो? उसने ठंडी नजरों से बाकी लोगों को देखा। अब मैं हर दिन मछली खाता हूं। सच कहूं तो अब तो थोड़ा बोर भी होने लगा हूं। अगर ये मछली चीफ यान की ना होती तो मैं इसे तुम्हारे लिए रोकता भी नहीं। ये कहकर उसने जोर से भीड़ को धक्का दिया। भूखे और कमजोर मर्द उसकी ताकत के सामने टिक ही नहीं पाए। वो सब इधर उधर गिर पड़े। उनमें इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि खुद को संभाल सकें। नीचे गिरे हुए लोग गुस्से से उसे घूरने लगे। विनुआ, हम बस मछली खाना चाहते हैं। क्या इतना करना जरूरी था? तभी एक शांत लेकिन मजबूत आवाज गूंजी, बस करो, पीछे हटो और देखो, कोई घायल तो नहीं हुआ? अभी हमारे पास खाना नहीं है। छोटी सी चोट भी मौत बन सकती है। भीड़ अपने आप रास्ता छोड़ने लगी। सामने वूफा खड़ा था, उम्र में सबसे बड़ा,
सबसे अनुभवी और एक्साइल हुए मर्दों में सबसे ज्यादा सम्मानित आदमी। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा और विनुआ की तरफ देखने लगा। विनुआ, अभी तुमने कहा कि तुम मछली खाते खाते थक गए हो। उसकी आंखों में उम्मीद और शक दोनों थे। क्या यह सच है? विनुआ ने बिना झिझक सिर हिलाया। हाँ, बिल्कुल सच। मैं तुम लोगों से झूठ नहीं बोल रहा। अगर तुम लोगों को मछली खानी है तो बस चीफ यान की ट्राइब ज्वाइन करो और उनकी बात मानो। बात इतनी सी है, विनुआ ने बिल्कुल सीधी आवाज में कहा। फिर उसने गर्व से सीना चौड़ा किया। और चीफ यान सिर्फ फिशिंग करना ही नहीं जानते, वो डिवाइन फायर भी पैदा कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। इतना ही नहीं, वो उसी आग पर मछली को पकाते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे पकने के बाद उसे ग्रिल्ड फिश कहते हैं। हम सब ने खाई है और वो कच्ची मछली से हजारों गुना ज्यादा स्वादिष्ट होती है। मैं बता भी नहीं सकता कितनी ज्यादा। उसकी बात खत्म होते ही पूरी गुफा में सन्नाटा छा गया। अगले ही पल एक आदमी गुस्से से चिल्ला उठा। तू क्या बकवास कर रहा है? ऐसी ईश्वर विरोधी बातें बोलने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे डिवाइन पनिशमेंट का डर नहीं? दूसरा आदमी भी चिल्लाया। यन तो पागल हो ही चुका है, अब तू भी उसके साथ पागल हो गया। भीड़ में हलचल मच गई। डिवाइन फायर देवताओं का श्राप है। जहां वो गिरता है वहां सब राख हो जाता है। पूरी धरती आग के समंदर में बदल जाती है। और तुम कह रहे हो कि कोई आदमी उसे कंट्रोल कर सकता है? लेकिन विनुआ बिल्कुल शांत था। उसने कंधे उचकाए। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मुझे क्या फायदा होगा? तभी अब तक चुप खड़े विनुफा ने भौहें सिकोड़ ली। उसकी आवाज भारी और गंभीर थी। विनुआ, क्या तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रहे हो? देवताओं का अपमान करना बहुत बड़ा पाप है। अगर सच में तुम डिवाइन फायर के बारे में ऐसी बातें कर रहे हो तो क्या तुम्हें डर नहीं कि देवता हम सबको जिंदा जला देंगे? विनुआ ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। मुझे नहीं पता देवताओं का श्राप आएगा या नहीं, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो सच है। चीफ यान सच में डिवाइन फायर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर भरोसा नहीं तो चलकर खुद देख लो। विनूफा ने काफी देर तक उसे घूरा। उसके चेहरे पर गहरा शक था। आखिरकार उसने ठंडी सांस ली। ठीक है, अगर तुम इतने जिद्दी हो तो चलकर देखते हैं। बाकी लोग भी एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें अब भी भरोसा नहीं था, लेकिन जिज्ञासा डर से बड़ी हो चुकी थी। विनुआ बिना कुछ कहे मुड़ा और गुफा से बाहर निकल गया। बाकी लोग भी उसके पीछे चल पड़े। ट्रीब ज्यादा दूर नहीं थी। वो जानता था कि सिर्फ शब्दों से उन्हें यकीन नहीं होगा, उन्हें खुद अपनी आंखों से देखना पड़ेगा। कुछ ही देर बाद विनुआ उन सबको लेकर नदी किनारे पहुंचा जहां हम रुके हुए थे। दूर से उन्होंने विनुली और विनुला को नदी किनारे फिशिंग करते देखा और थोड़ी दूरी पर मैं कैंप फायर के पास बैठा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे विनुआ ने बताया था। आग की लपटें लकड़ियों के बीच नाच रही थीं। चट-चट की आवाजें हवा में गूंज रही थीं। विनुआ अपने साथ पूरा दर्शक दल लेकर आ चुका था। मैंने सिर उठाकर उन दुबले पतले काले पड़े आदमियों को देखा जो उसके पीछे खड़े थे। मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। अच्छा, तो ट्राइब की फ्यूचर फाउंडेशन खुद चलकर आ गई। शुरुआत में उन लोगों की नजर सिर्फ हमारे अस्थायी शेल्टर पर गई। वो बस कुछ लकड़ियों और पत्तों से बना कमजोर सा आश्रय था। उनमें से एक आदमी हंस पड़ा। यही उनकी ट्राइब है। एक तेज हवा आए और सब उड़ जाएगा। बाकी लोग भी तिरस्कार से देखने लगे, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़े उनका ध्यान मुझ पर गया। मैं पत्थरों के घेरे के बीच बैठा था और कैंप फायर के पास कुछ कर रहा था। वो लोग जिज्ञासा से आगे झुककर देखने लगे। तभी अचानक लपटें तेज हो गईं। एक चमकदार रोशनी फूटी। गर्म हवा और धुआं ऊपर उठने लगा। अगले ही पल सभी की आंखें फैल गईं। डीप डिवाइन फायर! ये सच में डिवाइन फायर है। भागो, जल्दी भागो! पूरा समूह डर के मारे बिखर गया। लोग एक दूसरे पर गिरते हुए पीछे हटने लगे। अफरा तफरी मच गई। यहां तक कि विनूफा जैसा अनुभवी आदमी भी पत्थर की तरह जम गया। उसका शरीर कांपने लगा। उसके दिमाग में कई साल पुरानी यादें कौंध उठीं। वो दिन जब उसने पहली बार डिवाइन फायर देखा था। पूरी जंगल 3 दिन और 3 रात तक जलता रहा था। आसमान काले धुएं से ढक गया था। सूरज तक दिखाई नहीं देता था। मूसलाधार बारिश के बाद वो किसी तरह उस जगह तक पहुंचा था, लेकिन वहां कुछ नहीं बचा था। पेड़, जानवर, इंसान सब राख हो चुके थे। वो पुराना डर समय को पार करके फिर उसके सामने खड़ा हो गया। उसके पैर बुरी तरह कांपने लगे। वो भागना चाहता था, लेकिन शरीर हिल नहीं रहा था। कांपती आवाज में उसने कहा, ये
ये डिवाइन फायर है, भागो। जब डिवाइन फायर आता है तो सब कुछ निगल जाता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यान उसे बुला सकता है। क्या वो हम सबको मारना चाहता है? लेकिन तभी उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। आग फैल नहीं रही थी, वो बस पत्थरों के घेरे के बीच चल रही थी, कहीं और नहीं। तभी विनिया चिल्लाया, चीफ यान, कृपया डिवाइन फायर वापस ले लीजिए, ये लोग डर के मारे मर जाएंगे। मैंने सिर उठाकर उन दुबले सहमे हुए आदमियों को देखा। वो मुझे ऐसे घूर रहे थे जैसे मैं कोई राक्षस हूं। मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आई। बिना ताकत दिखाए इन आदिम लोगों से सम्मान पाना नामुमकिन है। अगर मैं उन्हें अपनी क्षमता ना दिखाऊं तो वो मुझे बस एक पागल आदमी समझते रहेंगे। दूसरी तरफ लोग फुसफुसा रहे थे। अभी विनुआ ने क्या कहा? उसने कहा, यान डिवाइन फायर बुझा सकता है। ये कैसे मुमकिन है? डिवाइन फायर तो देवताओं का श्राप है, जब तक सब कुछ जल ना जाए वो बुझता नहीं। तभी विनुआ ने हाथ बांधकर गर्व से कहा, मैंने पहले ही कहा था ना, चीफ यान डिवाइन फायर को पैदा भी कर सकते हैं और बुझा भी सकते हैं। असंभव। ये तो हमारी पूरी दुनिया की समझ के खिलाफ है। लोगों की आंखों में डर और सदमा दोनों थे। उनके लिए डिवाइन फायर देवताओं की सजा था, ऐसी चीज जो कभी किसी इंसान के नियंत्रण में नहीं हो सकती। लेकिन इस समय वो आग मेरे सामने जल रही थी और मैं उसे खिलौने की तरह इस्तेमाल कर रहा था। मैं उनकी स्तब्ध निगाहों को देखकर मुस्कुराया। घुटनों के बल झुको और उस नींव का हिस्सा बनो जिस पर मैं अपना महान क्लैन बनाऊंगा। फिर मैंने एक लकड़ी उठाई और कैंप फायर की जलती लकड़ियों को अलग किया। उसके बाद एक बड़ा पत्थर उठाकर आग के ऊपर रख दिया। अभी एक पल पहले जो लपटें तेजी से जल रही थीं, अगले ही पल सफेद धुआं छोड़ते हुए बुझ गई। डिवाइन फायर खत्म हो चुका था। जैसे ही मैंने पत्थर हटाया, पूरे क्लैन से एक साथ दहशत भरी चीख निकल गई। आग बुझ गई! सबकी आंखें फटी रह गईं। डिवाइन फायर सच में बुझ चुका था। वो डिवाइन फायर जिसे वो हर चीज को राख बना देने वाली देवताओं की सजा मानते थे, उसे यान ने अपनी मर्जी से बुझा दिया था। उसने सच में डिवाइन फायर बुझा दिया। ये कैसे मुमकिन है? कोई इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? कुछ लोग तो डर के मारे कांपने लगे। उनके लिए मैं अब इंसान नहीं रहा था। ये कोई राक्षस है। लेकिन कुछ लोग अब भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। जिस डिवाइन फायर को वो देवता मानते थे, वो मेरे हाथों में किसी खिलौने की तरह कंट्रोल हो रहा था। दूसरी तरफ विनूफा भी पूरी तरह स्तब्ध खड़ा था। उसके दिमाग में वो पुरानी यादें घूम रही थीं जब डिवाइन फायर ने पूरा जंगल जला दिया था। लेकिन इस समय वही आग मेरे सामने पूरी तरह बेबस थी। तभी विनवा जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, तुम लोग सच में कुछ नहीं जानते। हमारे चीफ यान के लिए डिवाइन फायर कंट्रोल करना बच्चों का खेल है। अगर तुमने उन्हें फिशिंग करते और ग्रिल्ड फिश बनाते देख लिया ना, तो डर के मारे बेहोश हो जाओगे। उसके साथ विनुली और विनुला भी बाकी लोगों का मजाक उड़ाने लगे। ये देखकर बाकी ट्राइब मेंबर्स गुस्से से जल उठे। हाँ हाँ, यान ने डिवाइन फायर बना दिया, यान ने बुझा भी दिया, और तुम तीनों बस खड़े होकर तमाशा देखते रहे। तभी नदी किनारे से आवाज आई, चीफ, रस्सी हिल रही है। सबकी नजर तुरंत उधर गई। विनूली और विनूला नदी के किनारे खड़े थे और दोनों मिलकर एक लंबी बेल को पकड़कर खींच रहे थे। वो बेल मेरे फिशिंग नेट से बंधी हुई थी। मैंने उन्हें पहले फिशिंग सिखाने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों इतने प्रिमिटिव थे कि नेट को देखकर बस घूरते ही रह गए। आखिरकार मुझे खुद नेट फेंकना पड़ा और सिर्फ बेल पकड़ाकर कहना पड़ा, जैसे ही हिले पूरी ताकत से खींचना। अब दोनों पूरी जान लगाकर बेल खींच रहे थे। बाकी लोग उन्हें हैरानी से देख रहे थे। ये लोग कर क्या रहे हैं? नदी से बेल क्यों खींच रहे हैं? कोई ट्रेनिंग है क्या? तभी विनुआ ने सीना चौड़ा करके कहा, तुम्हें समझ नहीं आएगा, ये लोग फिशिंग कर रहे हैं। उसकी ये बात सुनते ही पूरी भीड़ में हलचल मच गई। क्या? फिशिंग? तो तुम सच बोल रहे थे? यान सच में फिशिंग कर सकता है? वाइनवा जोर से हंस पड़ा। मैं चीफ यान के बारे में झूठ क्यों बोलूंगा? अगर भरोसा नहीं तो खुद देख लो। लेकिन कई लोग अब भी शक भरी नजरों से देख रहे थे। उनमें से एक आदमी व्यंग्य से बोला, हाँ हाँ, समझ गए, तुम्हारा चीफ यन सब कुछ कर सकता है। डिवाइन फायर बुला सकता है, बुझा सकता है, फिशिंग कर सकता है, शायद उड़ भी सकता होगा। दूसरा आदमी हंस पड़ा, हाँ, और शायद वो आसमान में उड़कर ड्रैगन भी पकड़ लाता होगा। पूरी भीड़ फिर से ताने मारने लगी। लेकिन तभी अचानक विनुली और विनुला ने जोर लगाकर कुछ बाहर खींच लिया। चीफ, हमने निकाल लिया! दोनों खुशी से चिल्ला उठे। मैंने हल्की मुस्कान के साथ
उनकी तरफ देखा। अच्छा, अब नेट खोलो, इन्हें दिखाओ कि हमने नदी से क्या निकाला है। आज एक बार हमेशा के लिए इन्हें समझा दो कि हम फिशिंग कर सकते हैं या नहीं। जी चीफ। दोनों के चेहरे खुशी से चमक उठे। वो मुश्किल से भारी नेट को किनारे तक घसीट लाए, लेकिन जैसे ही बाकी लोगों ने नेट देखा, वो फिर हंसने लगे। ये क्या है? घास की चटाई? यही है तुम्हारा फिशिंग टूल? हमारी गुफाओं की चटाइयां इससे अच्छी हैं। अगर चटाई नदी में फेंकने से मछली मिलती है तो हम भी कर लेंगे। हर तरफ मजाक उड़ने लगा, लेकिन मैं बिल्कुल शांत था। मैं धीरे से आगे बढ़ा और नेट को एक झटके में उठाया। अगले ही पल सबकी सांसें रुक गईं। नेट के अंदर 4 बड़ी और 7 छोटी मछलियां बुरी तरह फड़फड़ा रही थीं। उनकी चमकती हुई स्केल्स सूरज की रोशनी में चमक रही थीं। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। ये ये सच में मछलियां हैं? इतनी सारी? यन ने सच में फिशिंग कर ली। पहले डिवाइन फायर, और अब ये। आखिर पागल कौन है, वो या हम? तभी एक बड़ी मछली जोर से उछली और धूप में उसकी चमकती स्केल्स सबकी आंखों में पड़ गईं। सब लोग उन फड़फड़ाती मछलियों को ऐसे देख रहे थे जैसे उनकी पूरी दुनिया टूट रही हो। तभी मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, कुछ मछलियां हम देखकर ही इतने शॉक्ड हो गए? अभी तो तुम लोगों ने ग्रिल्ड फिश भी नहीं देखी।